अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मंडे मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, हफ्ते का आगाज है। काम वाले हफ्ते का आगाज है, छुट्टी वाले हफ्ते का आगाज नहीं है। और काम के लिहाज से आज पहला दिन भी है, तो थोड़ी सी अपनी एनर्जी को आपने बहाल रखना है, क्योंकि मंडे को अमूमन ही होता है कि सुस्त होते हैं, डाउन हो जाती है ना। 2 या 1 छुट्टी गुजार के, 2 या 1 छुट्टी गुजार के, 2 या 0 छुट्टी गुजार के, 0 हैप्पी छुट्टी गुजार के जनाब। तो नया दिन है और नए नए ताल्लुकात भी बन रहे हैं, नए नए रिश्ते भी बन रहे हैं। बड़ी खूबसूरत खबरें आ रही हैं जनाब, रिश्तों से मुताल्लिक खबरें आ रही हैं। बड़ी प्यारी सी खबर यह है कि शाहिद आफरीदी ने अपनी जो बेटी है उनके लिए शाहीन शाह आफरीदी के रिश्ते आने की तस्दीक कर दी। और ये भी उन्होंने शेयर किया है कि जो दोनों ख़ानदान हैं वो आपस में राबते में, ज़ाहिर है इससे मुतालिक बातचीत हो रही है। कब बाकायदा रस्म करनी है इससे मुतालिक ज़ाहिर है बताया जाएगा। शाहीन शाह आफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और फिर शाहीन शाह आफरीदी ने ट्वीट भी किया, शुक्रिया अदा किया शाहिद आफरीदी। देखिए, मुझे ना एक चीज की खुशी हो रही है कि यार आपके ससुर कितने यंग है। अच्छा, एग्जैक्टली। और कितने एक्टिव है कि भाई, अच्छा देखिए, और दोनों ही क्रिकेट से जिनका ताल्लुक है ना, दोनों का कबीला एक है। लेकिन मतलब आपके ससुर का इतना यंग होना, मतलब कि यार वाह, फिट रखा हुआ है ना अपने आप को उन्होंने। और शाहीन शाह आफरीदी खुद वेरी फिट, और ज़ाहिर शाहिद आफरीदी तो है ही सुपर फिट। अच्छा, ये तो इकरार की बात है, लेकिन किसी को हुआ है इनकार। किसको? बिलावल भुट्टो को इनकार हुआ है। साफ लफ्जों में इनकार हुआ। चौधरियों की चौखट पर गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं। मिला है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया। और उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपके साथ जरूर हैं, आपकी मेहमान नवाजी जरूर करेंगे, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। संजरानी साहब के साथ ही खड़े हैं, क्योंकि हमने हिमायत का ऐलान पहले भी कर दिया है। वजीर आजम के साथ जो हमने कमिटमेंट कर दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वही बात होगी ना, जब मैं एक दफा कमिटमेंट कर देता हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनता। जी, ऐसा कुछ नहीं होता सियासत में, क्योंकि पंजाब में कुछ और होता है, हफीज शेख के साथ कुछ और हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन मामलात पर एक इंसान इंतहाई गुस्से में है। वो कौन है? वो है मरियम नवाज। जब हम सियासत की बात करते हैं तो मरियम नवाज हमें अच्छे मौक़ों पर तो खामोश नजर आती है, जैसे कि सेनेट के इलेक्शंस, लेकिन जब नतीजा आता है बड़ी खुश होती हैं, और जब वज़ीर आज़म में एतमाद का वोट ले लेते हैं तो गुस्से में आ जाती हैं। मरियम नवाज ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं एतमाद का वोट देने वालों को। उन्होंने कहा जी उन्हें कंटेनर्स में बंद रखें, और उन्होंने कहा कि इन्हें बंद रखा गया। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है कि ये बात शेख साहब ने भी एक निजी चैनल के प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन यानी एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को देने से पहले हम जो हैं वो एक जगह पर ही जमा थे, एक जगह पे ही बंद थे। अब वो कंटेनर था, हाँ, वो क्या था, वो कोई कमरा था या वो क्या था, ये कुछ पता नहीं चल रहा। तो भाई ठीक है, अगर बंद थे, वो बंद नहीं थे, बेसिकली पार्टी कर रहे थे। आप याद है, इससे पहले भी तो उन्होंने अपने एमपीएस और एमएनएस को होटल में स्टे करवाया था ताकि जरा इधर उधर ना हो जाए। लेकिन फिर भी इधर उधर हो गए थे वो। हाँ, अब नहीं हुए ना, अब कंटेनर सियासत काम कर रही है। अब वैसे डंडा भी था ना, वो याद है उसने कहा था कि वजीर आजम का डंडा चलेगा, वो डंडा चलेगा। वजीर आजम साहब ने कहा था, पहले कहा था कि अगर आपने मुझे वोट नहीं देना तो आप बिल्कुल मुझे वोट ना देने के बाद में एक लेटर जारी हो गया था, खत लिख दिया गया था, कहा था जो वोट नहीं देगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। ये वैसे फवाद साहब भी कह चुके थे कि जो वजीर आजम का साथ नहीं देगा उसकी सियासत खतरे में। बहुत इशारे मिले थे। तो मरीम नवाज ने ये कहा जी गर्दनों पे तलवारें रख के वजीर आजम ने वोट मांगा और वजीर आजम को वोट दिया, और इस वोट की उनकी नजर में, जो वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया है, इस वोट की मरीम नवाज की नजर में कोई हैसियत उसकी नहीं है। समझ आती है बात गिलानी साहब वाले वोट की। उसकी मुझे समझाएं फिर, जो सेनेट में पैसा चला और वो पैसा देकर वोट लिया, उसकी हैसियत क्या है भाई? फिर ये अजीब सी बात है। नहीं, आपको वोट मिला तो ठीक है, किसी और को मिले तो वह गलत है। अच्छा, ये जो घन गरज है मरीम नवाज की, इस पर अली जैदी साहब वफाकी वज़ीर, उन्होंने मरीम नवाज और साथ साथ बिलावल भुट्टो को कहा है पीडीएम बेबीज। कभी नानी कहते हैं और कभी बेबी कहते हैं, अब उन्होंने बेबीज कह दिया है। वो कहते हैं अपने वालिदैन की करप्शन बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैदान में है, और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक उन्होंने कहा कि छुप कर वोट डालने वाले बेनकाब होने से डरते हैं। ज़ाहिर वो तो हमें नज़र भी आ गया कि जो छुप कर वोट वहाँ कास्ट कर गए। उन्होंने यहाँ पर जब अलल ऐलान वोट का मामला था, साथ देने का मामला था, तो फिर इमरान खान का उन्होंने साथ निभाया। और इमरान खान के जो बड़े फेवरेट हैं, बड़े करीब के हैं, जिन्हें वो कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस ये प्लस 2 लग गए, वो कौन है? बुज़दार साहब है। और आजकल वो बड़े एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, इंतजामी मामला कैसे चल रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रात भर शहर शहर जाकर सूरत हाल देखते रहे। डिप्टी कमिश्नर और
CPO मुल्तान की तनज़ुली की गई, दोनों को OSD बना दिया गया। वजीर आला का तौंसा शरीफ, DG खान और मुजफ्फरगढ़ का भी दौरा और 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इतने एक्टिव क्यों है? मैं मासूमाना ये छोटा सा सवाल है, ये मैं चोरी ऐसे ही है वो, ऐसे ही करते हैं। That's how he is, he's cute. That's how he do the things and take it very seriously. ट्रेनिंग उनकी मुकम्मल हो गई। Maybe एक्टिवनेस सारे उन्होंने शो करनी है। बहरहाल जो तज्ज़ियाकार हैं और जो इवन PTI के रहनुमा वो ये कहते हैं और बार बार कहते हैं कि बुज़दार साहब को ख़तरा नहीं है, चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि PDM शायद अब हिट करेगा पंजाब की सियासत को, जो कि ज़ाहिर है बिलाल भुट्टो ने ट्राई भी किया, बट लग ये रहा है कि बुज़दार साहब को ख़तरा नहीं है। बट लेट्स सी आगे चलकर होता है क्या, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमतें ऐसे कायम है, डिफरेंस बहुत कम है, तो इसलिए हिलती जुलती नज़र आती रहती हैं। एनीवेज़ एक बात और, वो है ब्रॉडशीट केस से मुताल्लिक, जहाँ पर ख़बर यह है कि लंदन में अदालती हुक्म पर हुकूमत पाकिस्तान के निजी बैंक में मौजूद जो अकाउंट्स हैं वो मुंजमद कर दिए गए और उनका फ़ैसला जून में होना है। पाकिस्तान पहले भी ब्रॉडशीट को $28 मिलियन अदा कर चुका है और अभी लेट्स सी जून में इससे मुतालिक क्या फ़ैसला होता है। चलिए जी, तो हमारी टॉप स्टोरीज थी। अपना पहला मौजूद वो है सियासी नाश्ता, और सियासी नाश्ता करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हफ्ते का दिन ऐसा था, यानी सैटरडे का दिन, जब पूरा दिन ज़ाहिर ख़बरें क्या थीं कि इमरान खान साहब को वोट मिलना है, एतमाद का वोट मिला। इमरान खान साहब कामयाब हुए, बड़ी कामयाबी उनको मिली। कौमी असम्बली के 342 रुकनी ऐवान से एतमाद के 178 अरकान के वोट लेने में वो कामयाब हुए। देखा जाए कामयाबी तो है, और अब अगले 6 महीने इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकेगी। लेकिन सवाल फिर भी है कि जो पहले सेनेट में उनका साथ नहीं दे रहे थे, यहाँ पर उन्होंने साथ दिया है। ये बात ज़ाहिर है इमरान खान साहब शायद कभी मालूम ना कर पाएंगे कि कौन साथ था और कौन नहीं। नहीं, देखिए वो कह रहे हैं कि पता तो चलेगा, थोड़ा सा इंतजार है। एक इंतजार की फवाद चौधरी ने बात की थी कि तस्वीर की दूसरा रुख आएगा, वो कहानी वो ऑलमोस्ट आई गया, उन्होंने कहा ये स्टिंग ऑपरेशन था ये। हाँ, लेकिन अभी देखें ना, अभी और भी सवाल है ना फिर। और अभी जो ये है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि जब मैं एतमाद का वोट ले लूँगा तो मैं फिर इन्हें बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। PDM ने पंजाब का रुख किया है और तज्ज़ियाकार भी ऐसे ही कहते हैं, जैसा कि शुएब ने जिक्र भी किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये फतह ही है, या फिर इसको हम ये कहें कि फतह के बाद आप पहले जश्न मनाने लग गए और फिर आपको शिकस्त का सामना रहा। क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी जब जीते थे तो PDM की खुशी दीदी थी, लेकिन जब वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया तो वो सारी झाग बैठ गई। बट स्टिल महक, इस सवाल यहाँ पर ज़रूर है कि जिन अरकान ने ज़मीर बेचा और सेनेट में हफीज़ शेख साहब को हराया, ओपन वोटिंग में इमरान खान साहब को उन्होंने साथ दिया, यानी जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बिल्कुल एक परेशानी की बात है कि ये ढूंढना, ये निकालना, ये समझना कि जो उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है शख्स, जो उनका साथ निभा रहा है शख्स, क्या वो उनके असल में भी साथ खड़ा है, उनके दिल के भी करीब है या कि नहीं है। अवाम को तो नज़र आ गया कि ये पार्लियामेंट नहीं बल्कि मुनाफिकों की जन्नत है। तो एक शेर ज़रूर है जी, मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं। यही हमें यहाँ पर सिचुएशन नजर आई। बात है शुएब, आप तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलें, हैदर वहीद साहब हम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हैदर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और आपका वीकेंड कैसा गुजरा है? सही सियासी गुजरा, सियासी चीजें देखते देखते, या आपने कहा कि अब तो वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया है? हैदर साहब से गुफ्तगू से पहले मैं चाहता हमने हैदर साहब, क्योंकि आवाम की राय भी जानी हुई है, चूंकि हम अब गुफ्तगू एतमाद के वोट की कर रहे हैं, तो एतमाद का वोट तो मिला, लेकिन क्या आवाम को एतमाद है या नहीं? प्लीज सर पहले ये जरा सुनिए कि आवाम ने क्या राय दी है। हम एतमाद खान साहब को जरूर देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट PM भी हमारे खान साहब भी इंशाल्लाह होंगे। इमरान खान को मैं भी एतमाद का वोट दूंगा, क्योंकि खान साहब जब से आए हैं हमारे काफ़ी इकोनॉमी में काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में बेहतरी वो लेकर आए हैं। हाँ, हम देंगे। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, उसकी टीम लीडिंग उसको स्पोर्ट्स साइड से रन कर रही है कि जैसे भी बहुत अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। देंगे इसको वोट देंगे, ज़रूर देंगे। इसलिए देंगे कि गरीबों को सहूलतें मिलें और महंगाई कम हो। जी बिल्कुल, उनको मौका देना चाहिए। मुश्किल हालात हैं लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है। एग्री हैं इस बात से, लेकिन कुछ एतमाद के लिहाज से करें भी तो सही आवाम के लिए। मैं भी एतमाद करता हूँ इंशाल्लाह, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी उन्हीं को वोट दूंगा। इमरान खान अगर पानी पर भी टैक्स लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम फिर भी पानी खरीदेंगे और इमरान खान को ही वोट देंगे। जिंदगी में पहली बार पाकिस्तान को एक ऐसा मुखलिस वज़ीर आज़म मिला हुआ है जो कभी वक्त मैंने नहीं देखा हुआ है।
उनको वोट देंगे हम, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल देंगे जी, उसका हक बनता है। जाहिर है जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, उस पर अमल करते हुए कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है। जी ज़रूर देंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ है, बिल्कुल यूथ उसके साथ है। उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे यूथ के लिए, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल जी, हम वज़ीर-ए-आज़म को इत्मीनान का वोट देंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने हमें वादा किया है हमारे साथ। जी बिल्कुल, हम लोग इमरान खान साहब को इत्मीनान का वोट भी देंगे और अपनी जो भी हमारी हिमायत है उनके साथ है और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। हमें तो बिल्कुल देंगे, जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ेगी हम पूरे इलाके से दिलवाएंगे अपने से। देखिए, इत्मीनान का वोट देंगे, लेकिन महंगाई के लिहाज से हमारा दिल नहीं कर रहा कि हम बहुत तंग हो गए हैं, इतनी महंगाई हो गई है। तो हमें अभी उसको तकरीबन ये 5 साल नहीं बल्कि अगले 5 साल भी उसको देने चाहिए। जी मैं समझता हूँ बिल्कुल वोट होना चाहिए था, ताकि किसी भी गवर्नमेंट की उनकी ये आर्गूमेंट ना रहे कि हमें टाइम कम मिला है। ये तो अवामी राय थी। हैदर वहीद साहब ने भी यकीनन ये देखी होगी। हैदर साहब, अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सेनेट का इलेक्शन था उसने एक चीज़ ज़रूर साबित की कि इमरान खान साहब की जो मेजॉरिटी है वो इम्प्रेग्नेबल नहीं है, इम्पीचेबल है, और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है कहीं कमज़ोरी तो ज़रूर है। अब 15 उनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं अगर इस तरह से उनसे हट भी सकते हैं तो किसी और मुश्किल वक्त पे भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। अब हमने देखा कि 164 वोट्स के बाद वो 178 पे आ गए, तो जैसे जो ब्रीच हुई थी उसको पुर तो कर लिया गया और वो भी 2 दिनों में ही पुर कर लिया गया, जो कि आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन ये कहना कि वो बात अब भुला दी गई है और ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। एक तो सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से भी इस वक्त खान साहब की पोजीशन कमज़ोर पड़ गई है और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एट अ मिनिमम उनको ज़रूरत थी, वरना तो स्लो पॉलिटिकल डेथ की तरफ हो जाते और मेरा नहीं ख्याल कि वो गवर्नेंस जो है वो किसी भी तरह कर पाते फिर। तो एट अ मिनिमम उनकी कमबैक इस हद तक है कि ही लिव्स टू फाइट अनदर डे। बट हैविंग सेड दैट, ये मेरा नहीं ख्याल के कहा जा सकता है कि अब एक मुस्तहकम तौर पे खान साहब लाजमन चलेंगे। मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ये बताएगा। अभी आप देखेंगे कि अगर जो है वो अदम एतमाद की मूव अगर पंजाब में की जाती है तो वहाँ पे जो है वो PML नून साथ देगी। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से डील करना चाहे तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ पे साथ देंगे? तो अभी वहाँ पे जो है इट्स ऑल अप इन द एयर। लॉन्ग मार्च की भी तारीख आने को है। लॉन्ग मार्च में भी PDM ने फैसला करना है कि ऑल और नथिंग की तरफ वो जाएंगे या फिर इस वक्त क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने कम बैक की है तो क्या सियासत की तरफ ही रुझान रहेगा और पीपल्स पार्टी की अप्रोच आजमाई जाएगी और पार्लियामान में ही खान साहब को टफ टाइम दिया जाएगा, या फिर हम मज़ाहमत और एजिटेशन की सियासत की तरफ जा रहे हैं रोडों पे लॉन्ग मार्च के थ्रू? ये देखना पड़ेगा। हैदर साहब, ज़ाहिर ये तो अभी तक मालूम नहीं कि साथ अपने MNAs ने नहीं दिया या कि इत्तेहादी जो जमातें उनके MNAs ने नहीं दिया। तो एक तो ये मामला इमरान खान साहब के लिए खासा मुश्किल रहा होगा या रहेगा अभी कि मालूम हो कि एक्चुअल में साथ किसने नहीं दिया था सेनेट में। दूसरी बात ये हैदर साहब कि क्या आपको लगता है कि पहले भी ज़ाहिर इत्तेहादी जो जमातें बड़ी अहम थी और अब शायद इन इंतखाबात के बाद वो ज़्यादा अहम हो गई हैं और इमरान खान साहब जो पहले एक बात करते थे कि ब्लैकमेल नहीं होगा, आपको लगता है कि वो मामला ऐसा रहेगा या कि अब शायद ब्लैकमेल हो जाएंगे इत्तेहादियों से, उनकी उन्हें बातें माननी पड़ेंगी? देखें, इत्तेहादियों से ज़्यादा तो ये 15 अरकान हैं और उनकी पार्टी के अपने मामला जो हैं उनको संभालने की भी उतनी ही ज़रूरत है। और इत्तेहादियों का देखें यही वो मौके होते हैं जब वो डिमांड्स अपनी रिटरेट कर पाते हैं, लेकिन उनके इत्तेहादी जो हैं चाहे PMLQ हो या MQM हो, मेरे ख्याल से उनकी डोरें जो हैं वो एक ही जगह से पुल हो रही हैं और खान साहब जब तक मुस्तहकम है उस कॉर्नर में तो मेरे ख्याल से PMLQ और MQM उनको छोड़ के जाना जो है वो उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा, खासकर इसलिए कि PML नून मेरा नहीं ख्याल के चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मानेगी। तो मेरे ख्याल से बिलावल साहब की ये मूव्स जो हैं वो फेल होंगी। आई थिंक PML नून का बनता भी है और वो चाहेंगे कि अगर अदम एतमाद की तरफ जाते हैं तो अगली डिस्पेंसेशन में जो है वो PML नून का अपना चीफ मिनिस्टर आए। अच्छा हैदर साहब, एक और चीज़, मरियम नवाज के बयानात भी बहुत ज़्यादा जारहाना हमें नजर आए क्योंकि उन्होंने कहा कि आप
एक थप्पड़ अगर मारेंगे तो हम 10 लगाएंगे, अगर आप जूता फेंकेंगे तो हमारी भी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने हील्स वाली जूतियां पहनी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि वोट ऐसे वजीर आजम ने लिया कि गर्दनों पे तलवारें रखी हुई थी। मरियम नवाज की इस बॉडी लैंग्वेज को, उनके अंदाज को देख के क्या लग रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेप पीडीएम या मुस्लिम लीग नून क्या डिसाइड कर सकती है? क्योंकि काफ लीग ने तो जो है वो मुकम्मल तौर पे वाज़े अंदाज में ना तो उन्हें किया ही है। देखिए, मरियम नवाज जो हैं वो एक लीडर हैं अब, और जब कि उनके सीनियर मेंबरान जो उनकी पार्टी के हैं उनके साथ वो रवैया होता है जिस तरह से हमने देखा, तो जाहिर है बहैसियत लीडर उनको उनकी तरफ से स्टैंड अप करना है। और मरियम औरंगजेब एक खातून के हवाले से जो बहुत मेरे ख्याल से जो अफसोसनाक हालात हमने देखे, सिचुएशन देखी, तो उसमें मरियम नवाज ने जारहाना अंदाज तो ज़रूर ही अपनाना था ही। और जाहिर है कि जिस तरह से वो देखती हैं कि खान साहब ने जो कमबैक की है और जिनके बलबूते पे की है और जिस तरह वो कर पाए हैं, तो वहाँ भी एक उनको जो है मेरे ख्याल से तशवीश भी है और गुस्सा भी है। तो उनका बनता था यहाँ पे जो खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, उसके बाद बहैसियत लीडर उनको उनके लिए जाहिर है कि स्टेप इन करना था और उन्होंने बखूबी किया। ठीक है, हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो हफ्ते को और इतवार को सियासी मामलात रहे हैं उस पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो जितने भी एनालिस्ट हैं वो मुख्तलिफ मामलात पर अपनी अपनी राय इस लिहाज से दे रहे हैं और आई थिंक हैदर साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। ठीक है, मैं चाहता हैदर साहब, ये तो मामला हम ज़रा देख रहे हैं जो सियासी मैदान के मामला हैं, उसमें मैं चाहता, आपने भी पिछले सवाल के एंड पे जो कहा ना कि अगला चीफ मिनिस्टर PMLN का, क्या मैं चाहूँ ज़रा इसको प्लीज एलेबोरेट कीजिए, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, मेरे ख्याल से PML नून जो है वो एक अपने फॉर्मर कंपेटिटर चौधरी परवेज इलाही जिनको के फिर अकोमोडेट नहीं किया तो फिर PMLQ टूटेगी नहीं बुज़दार साहब से, तो अगर उनको ही अकोमोडेट करना है जो कि आई थिंक पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, तो PML नून इसमें बहुत ज़्यादा सोचेगी क्योंकि उनके वो पॉलिटिकल राइवल हो सकते हैं। बुज़दार साहब के सामने तो सभी याद कर रहे हैं PML नून को, लेकिन परवेज इलाही साहब जो हैं वो एक कंपेटिटर भी हैं PML नून के और दगा भी बहुत बड़ी दे चुके हैं PMLQ के थ्रू। तो मेरे ख्याल से PML नून जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर के लिए ही जाएगी और जाना भी चाहिए, उनका बनता भी है, उनके नंबर्स भी कुछ इसी किस्म के हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक माइनॉरिटी लीडर चौधरी परवेज इलाही जो उनके कंपेटिटर भी हैं उनको मानेगी। ये पॉसिबल है हैदर साहब के जो साथ PMLN ने पीपल्स पार्टी का दिया है यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर, वो साथ PMLN डिमांड करे पीपल्स पार्टी से इन पंजाब? नहीं, पीपल्स पार्टी तो 100 दफा दे देगी साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहेगी उनको कि देखें परवेज इलाही साहब को और PMLQ को लाए बगैर ये काम हो नहीं सकता, लिहाजा आप परवेज इलाही साहब को मान लें। लेकिन मेरे ख्याल से PML नून के स्टेक्स बहुत मुख्तलिफ हैं पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के तो बहुत कम अरकान है ना, वो एक सीरियस कंटेंडर हैं CM पंजाब के लिए, तो उनके स्टेक्स बहुत मुख्तलिफ हैं और PML नून के बहुत मुख्तलिफ हैं। तो लेकिन हैदर साहब जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का मामला है उस पर भी ज़ाहिर है हम ये देखते हैं कि पहले जश्न मनाया था जब उन्हें नाअहल कराया था PMLN ने, अब उनका साथ दिया, उनको वोट दिया है। ज़रा सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं है, फिर भी आप ये कहते हैं कि नहीं। अच्छा, हरफ आखिर की बात ही नहीं है ना, मैं तो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ कि PML नून की पॉलिटिक्स को ये सूट नहीं करता कि चौधरी परवेज इलाही CM बने। वो तो खुद उस स्लॉट के लिए एक कंटेंडर हैं और सबसे सीरियस कंटेंडर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल दूर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं है ना, वो तो बड़े मजे से दे देंगे चौधरी परवेज इलाही को। और हैदर साहब PML नून के लिए ये आसान फैसला तो नहीं होगा हैदर साहब, लेकिन इस सारे एपिसोड में जो पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं, इसमें नून लीग को क्या फायदा हासिल हुआ है? नून लीग को यह फायदा हासिल हुआ है कि जहां इमरान खान साहब कमजोर होते हैं तो उनके खिलाफ जो इमरान खान साहब कार्रवाई कर रहे हैं हर तरह से, और सियासत जो उनकी बिल्कुल उनसे मुखालिफ है, तो वो उनकी मुस्तहकम होती है। तो फायदा तो है नून को, लेकिन जितना पीपल्स पार्टी फायदा उठा जाती है नून की एजिटेशन के जरिए से, जबकि नून कमजोर करती है खान साहब को और फायदा उठा जाती है पीपल्स पार्टी। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की सियासत बहुत अच्छी जा रही है अभी, लेकिन PML नून ने भी फायदा उठाया खान साहब की कमजोरी से, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा हैदर साहब, एक और चीज़, शेख रशीद साहब कह रहे थे कि तहरीक एतमाद के वोट वाले दिन, ठीक है, आई थिंक हैदर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं?
बट आई थिंक ही हैज टू गो एक्चुअली। हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते आपको। वो कह रहे सुन रहे हैं। अच्छा हैदर साहब एक लास्ट कमेंट दे दें कि शेख साहब ने जो बड़ी अहम बात है कि उन्होंने कहा तहरीके एतमाद के वोट वाले दिन सुबह के वक्त हमारे 3 अरकान कम थे जिनके बारे में बहुत ज्यादा शोर पड़ा हुआ था, और दूसरी जानिब ये भी इल्जाम लगाया गया कि जो वजीर आजम को वोट पड़े हैं वो तवक्को से ज्यादा थे, उतने तो बंदे अंदर मौजूद नहीं थे जितने वजीर आजम वोट ले गए। ये मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी इस वक्त जरा। चले ठीक है हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू। हैदर साहब को कहीं पहुंचना था लेकिन फिर भी उन्होंने उस दौरान हमारे से गुफ्तगू की, अपना एनालिसिस शेयर किया। यस, वेरी रिस्पॉन्सिबल। ज़ाहिर उन्होंने कमेंट किया था हमारे साथ कि शो में ज्वाइन करेंगे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। बात हम जब कर रहे हैं सियासत की तो ऐसे में साथ साथ बात ये भी करनी चाहिए कि सियासत में इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला ये नहीं है कि माजी में क्या हुआ, बड़ा मसला है कि मुस्तकबिल कैसा होगा पाकिस्तान का। बड़ा मसला ये है कि एक आम शहरी को फैसिलिटेट कैसे करना है। वज़ीर आज़म साहब बार बार हिदायत तो जारी करते हैं और आए रोज़ इजलास भी तलब करते हैं मौशी टीम का, और बार बार कहते हैं महंगाई को काबू करना, लेकिन महंगाई है जो कि बेकाबू है। बिल्कुल, मुर्गी हो जाए चीनी या फिर LPG, इस समय 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अवाम परेशान है। यकीनन वो यही सवाल करें कि भाई कौन सेनेट से जीता या नहीं जीता, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क ये पड़ता कि घर का चूल्हा हमारा ठंडा ना हो जाए। शकील अहमद ने रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। तब्दीली सरकार के सारे जतन बेकार, महंगाई का ग्राफ अवाम के मुआशी कद से मजीद बुलंद हो गया। हफ्तावार शरह में 0.61% इजाफा, यानी 14.95% के साथ गुज़िश्ता एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुर्गी के निर्ख 13 रुपए फी किलो बढ़कर 264 रुपए हो गए। LPG सिलेंडर की कीमत 4 रुपए इजाफे के साथ 1472 रुपए रिकॉर्ड की गई। चीनी 2 रुपए 64 पैसे महंगी हुई, कीमत 96 रुपए 68 पैसे। अलबत्ता रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची समेत बाज़ बड़े शहरों में 100 रुपए तक भी फरोख्त होती रही। 4 मार्च को खत्म होने वाले हफ्ते में सिर्फ 5 चीजें सस्ती हुई। लहसुन के निर्खों में 17 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड, कीमत 228 रुपए पर आ गई। 20 किलो आटे का थैला 8 रुपए सस्ता होकर 948 रुपए का हो गया। गुड़, टमाटर, लकड़ी की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वजीर आजम इमरान खान ने 2.5 साल बाद 2 इजाफी वोटों के साथ एतमाद का वोट तो हासिल कर लिया, मगर उनकी हुकूमत महंगाई का तोड़ नहीं कर सकी। हमने पहले भी यही बात की थी कि अवाम को अब इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन सेनेट में आ रहा है, कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा। उन्हें गर्ज इस चीज़ से कि मुर्गी सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई, लेकिन वजीर आजम को अवाम की परेशानी का एहसास बिल्कुल है। मैं कहती हूँ मेरे कप्तान ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं कि कहीं ना कहीं वो काम कर रही हैं। शुएब भी पहुँच रही हूँ। बिल्कुल जी, एतमाद का वोट उन्होंने हासिल किया और उसके बाद फिर महंगाई का बोझ कम करने का वादा उन्होंने दोहराया। क्या कहा, सुनिए। जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त स्पीकर साहब, वो है महंगाई का। महंगाई मैंने आपको बताया भी दिया कि मसला एक, जब आपकी रुपया गिरता है तो जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, एक वो है। लेकिन मैं अपनी कौम को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त मेरी हुकूमत एक ही चीज़ पे लगी हुई है कि हम किस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम करें। इसके लिए हम बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे आने वाले दिनों में, जिसमें कोशिश ये है कि हम अपने मुल्क में जो सारा निचला तबका है इनको सब्सिडाइज करें, अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इनको डायरेक्टली हम फंड करें। ये इंशाल्लाह आपके साथ आएगा। अभी मैंने एक्सपेरिमेंट एक और शुरू कर दिया, वो 1 हफ्ते तक अभी ट्रायल पे है कि हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कोई भूखा ना सोए। हमने ख़ास किचन्स बनाए हैं, एरियाज़ चूज़ किए हैं जिधर सबसे ज़्यादा भूख है, ताकि हम कम से कम जब तक हमारी मुल्क उठता है ऊपर, हम कम से कम उन तक खाना पहुँचाएं कि हमारे मुल्क में कोई भूखा ना सोए। और ये पूरी मैं कैंपेन शुरू करने लगा हूँ। महंगाई में सप्लाई रोक कर महंगाई से फ़ायदा उठाने वाले क्या करें जनाब? पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करने में मसरूफ़ हैं। एक पोल्ट्री फार्मर की वीडियो सामने आई है जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो हैं फार्म में मौजूद और कुकड़ियां नहीं बेचेंगे। ये हम हैं, ये हमारी मुर्गी है और हम नहीं बेच रहे। ये हम हैं, ये हमारी मुर्गी है और हम नहीं बेच रहे।
अच्छा, वो तो बड़े खुशी वाले अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जिनको इससे परेशानी हो रही है, इस मसले का हल कौन ढूंढेगा, इस पे बात कौन करेगा? ये बात अपनी जगह, लेकिन मैं सिर्फ ये इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना के दिनों में जब कुकड़ी आपकी नहीं बिक रही थी ना, तो आपने चूचे अपने सारे बाहर छोड़ दिए थे। हाँ, और कुछ को मार भी दिया था। तो आप जरा वो वक्त याद करें कि जिस वक्त कुकड़ी नहीं बिक रही थी तो चूचे बाहर छोड़ दिए थे आपने। अब चूचे बड़े हो गए हैं, कुकड़ियां बन गई हैं, तो आप कहते हैं नहीं बेचेंगे, जो कि आप कमाना चाहते हैं, मजीद कमाना चाहते हैं। मुर्गी की कीमत जो हुकूमत मुकर्रर करती है उस कीमत पर मुर्गी मौजूद नहीं है जनाब। 450 से 500 रुपए इस वक्त मुर्गी की फी किलो कीमत है कराची में। एक फ्रूट सस्ता होता था जनाब जिसे कहते हैं केला, अब चला गया वो भी 100 रुपए से ऊपर। अवाम जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या? बिल्कुल, क्या अब भी मुर्गी और केला खरीदेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे? लेकिन अवाम के पास और क्या रास्ता है? अवाम क्या कहते हैं इस पे, किस तरह से अपने गम का, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, उन्हीं की जुबानी दिखाते हैं आपको। ज़ाहिर बात है कि अगर मुर्गी इंसान ना खाए तब भी वो जी सकता है, केले ना खाए तब भी वो जी सकता है। ज़ाहिर बात है नहीं खाएगा तब भी चीज़ें सस्ती होंगी, या वो ख़राब होंगी तो सस्ती होंगी। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्या करें। पहले से काफ़ी इकनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेहतर हो रही है। होपफुली ये चीज़ें सारी कंट्रोल में आ जाएगी। काइंड चिकन देख ले 500 450 से 500 पे गया, केला देख ले 100 रुपये पे गया, 40 रुपये दर्जन था अब 100 रुपये पे गया। देखें जी, हमारे घर में 7-8 फर्द हैं, कम से कम 2 किलो चिकन हो और एक बंदा 500 रुपये डेली यानी कि कमाता है, और चिकन क्या उसकी दाल भी नहीं पूरी होनी। सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि गरीब बंदा अपने घर के लिए लेके जाए, क्योंकि जो भी ज़्यादा कुछ चीज़ चलती है उसका रेट बढ़ जाता है। उसको खाना छोड़ेंगे इसका रेट कम हो जाएगा। सब्जी नहीं ली जाती, चिकन कहाँ से लेंगे? मुर्गी का गोश्त इतना महंगा कर दिया, वो आम आदमी ले नहीं सकता। वो तो पहले चिकन मेहमान आते थे तो हम चिकन खरीद के उनके सामने पेश करते थे। अभी चिकन भी इतनी महंगी हो गई है कि 450 से 500 रुपए तक की हो गई है। ये तो आवाम की अभी क़ुव्वत से बाहर हो गई, वो तो अभी सिर्फ सोच ही सकते हैं मुर्गी की कीमत और सब्जियों की कीमत। महंगाई के हवाले से जो चिकन में 400 से 500 रुपए तक की इजाफा हुआ है, अता के फ्रूट्स में केला जो है ना 100 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। हुकूमत आई सब कुछ महंगा कर दिया, मुर्गी 350 रुपए किलो हो गया, गोश्त ऊपर चला गया, फ्रूट महंगा हो गया। गरीब आवाम की अगर मुर्गी के साथ गुजारा हो रहा था, दाल सब्जी के साथ गुजारा हो रहा था, वो भी अभी बिल्कुल उनके पहुंच से दूर हो गई है। इसलिए रो रहे हैं कि आगे हम गोश्त जो सा था मुर्गी का बंदा आसानी से खा सकता था, अब वो भी 400 और 500 के दरमियान में हो गया है। केला देखिए इतना ये को केला खाने वाला है, यही केला बाहर बेचना तो लोगों को फांसी हो जाए। हम मुर्गी पकाते हैं गरीब आदमी, अब मुर्गी जो 450 रुपये किलो हो गई तो गरीब आदमी कैसे वो मुर्गी ले? सर आप यकीन करें, उस दिन मैं अपनी वाइफ के साथ गया था चिकन लेने, रेट सुन के हम लोग वापस हो गए, सिर्फ इसलिए कि चलो अभी नहीं खाते, कोई मतलब नहीं है, मगर इस तरह कब तक अपने बच्चों का गला घोटते रहे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत जनाब 450 रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है। ख़रीदार परेशान है, जबकि मुर्गी फरोश से सवाल करो कि भैया इस कीमत में क्यों बेच रहे हो, सरकारी कीमत पर मुर्गी का गोश्त बेच क्यों नहीं सकते, तो जवाब मिलता है कि हमें सरकारी रेट पर मिलती नहीं है, इसलिए सरकारी रेट पर बेचते नहीं है। पेशावर की बात करें तो वहाँ पर जिंदा मुर्गी की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े, 2 दिन में 13 रुपये इजाफा हुआ। लेकिन जब सवाल होता है हुकूमत से, उनके तर्जुमानों से, उनके वुज़रा से, जैसे कि शौकत यूसुफ़ साहब से भी सवाल हुआ कि मुर्गी की कीमत को पर लगे तो क्यों, तो जवाब क्या था उनका? जवाब ये था इसलिए बढ़ गए चूँकि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं चिकन, आप चिकन खाना छोड़ दें कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। जनाब बात तो उनकी ये है, और जब भी हुकूमत से सवाल होता है कि चीज़ें महंगी क्यों, तो कहते हैं खाना पीना छोड़ दो। लेकिन महंगाई कम करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आबिद सुलैरी साहब ने। आबिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आबिद साहब, मौशी टीम का इजलास भी होता है, बार बार बात भी होती है, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि महंगाई को कम करना है, कंट्रोल करना है, इकदाम करने हैं, लेकिन सर ये मुर्गी की कीमत हो या फलों की कीमत हो, ये नीचे नहीं आ रही, मुसलसल ऊपर जा रही है। अभी हमने एक वीडियो भी चलाई जिसमें पोल्ट्री फार्मर भी ये कहता है कि हम मुर्गी नहीं बेचेंगे, मुस्कुरा कर कह रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं। दैट शो सर ये जो माफिया है शायद वो यहाँ पर भी है, जो मिडिल मैन वाला मामला था उसके अलावा ये जो माफिया बनता जा रहा है कि जो कंट्रोल कर रहा है कि हुकूमती निर्ख अपनी जगह, लेकिन उस निर्ख पर चीज़ आवाम को मैसर नहीं होती। जी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि चीज़ों की कीमत जो है उनमें होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। एक तो उसकी वजह स्पेशली इक्तिसादी जो सरगर्मी है उनका खुलना। चिकन और पोल्ट्री को अगर आप, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया था कि पिछले साल इन्हीं दिनों पे जब लार्ज गैदरिंग पे पाबंदी लग गई थी
तो बहुत से पोल्ट्री फार्म्स ऐसे थे जिन्होंने अपने 1 दिन के चूजे, 2 दिन के जो बर्ड्स थे उनको कल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके लिए उनको रेयर करना पॉसिबल नहीं था। अब जो उनको नजर आ रहा है कि 15 मार्च से जो ऐलान हुआ है कि चीजें जो है खुली होंगी, जो इन हाउस डाइनिंग है वो खुली होगी, इंडोर डाइनिंग, बड़ी गैदरिंग जो है उन पे पाबंदी खत्म हो रही है। तो जाहिर है कि उनके पास इस वक्त डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो उसकी शॉर्टेज क्रिएट करके उसके रेट को वो ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक दूसरा फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो बदकिस्मती से मुझे बड़ी शर्म आती है एक मुस्लिम मुल्क में रहते हुए, रमज़ान का फैक्टर जो है, और हम जानते हैं कि कोई भी रमज़ान हो उसमें चीज़ों की कीमत, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अमूमी तौर पे बढ़ जाती हैं। एक तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और दूसरा उसमें होल्डिंग का फैक्टर जो है वो एकदम से आ जाता है। तो मुसलमान जो हैं वो पूरे साल का मुनाफा जो है वो से एक बाबरकत महीने में कमाने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों फैक्टर जो हैं इस वक्त, अगर 15 अप्रैल से आपका रमज़ान शुरू हो रहा है तो शायद थोड़ी सी इन्फ्लेशन अभी मजीद देखने में मिलेगी। जो फल सब्जियों की आपने बात की, जब तक वाघा बॉर्डर पे ट्रेड जो थी वो ओपन थी तब तक उसकी कीमत को इक्वलाइज किया जा सकता था। जो ही थोड़ी सी पैरिशेबल कमोडिटीज में शॉर्टेज आती थी तो आप इंडिया से मंगवा लेते थे, और इंडिया में भी इस वक्त कीमतें जो हैं वो इसी तरीके से बढ़ रही हैं जिस तरह के पाकिस्तान में, स्पेशली अगर आप उनकी आबिद साहब वो तो इंडिया की बात होगी ना। मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप खुद भी जिक्र करें कि आगे रमजान आने वाला है, मैं यही चीज आपसे पूछना चाहती कि रमजान में अवाम को वैसे तो रिलीफ नहीं दिया जाता, रमजान सस्ते बाजारों की सिर्फ बात की जाती है, होता वहां पर भी यही है कि कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। इस दफा कोई ऐसा प्लान बनाया गया कि इस दफा खान साहब की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को रमजान में कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई? देखिए, इस वक्त हुकूमत जो कोशिश कर रही है मेरे नॉलेज के मुताबिक वो टारगेटेड सब्सिडीज और डायरेक्ट कैश पेमेंट जो है वो देना चाह रही है, जिसके लिए कि जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है या एहसास का एक सर्वे चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें के लोगों के एहसासात और उनकी आमदनी जो है उसके इकट्ठे किए जा रहे हैं, और वो लोग जो कि खास थ्रेशोल्ड से नीचे होंगे उनके CNICs की मदद से इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट पेमेंट्स जो हैं उनका मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन वो शायद 1 महीने तक तो मुकम्मल नहीं हो गया। अप्रैल ये आप बात एहसास प्रोग्राम के ही कंटिन्यूटी में कर रहे हैं? जी, ये मैं एहसास प्रोग्राम की कंटिन्यूटी में कर रहा हूँ। उसका जो एहसास सर्वे है उसके जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा होगा वो तमाम जो हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान में जो कि खास शरह से नीचे हैं इनकम लेवल से, उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना। ये वही स्कीम है जैसे कि कोविड के शुरू में लोगों को डायरेक्ट पेमेंट की गई थी। तो इस वक्त जो हुकूमत की स्ट्रेटेजी नज़र आ रही है वो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी की बजाय टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएं, खा वो गंदम पे हो, खा वो पेट्रोल पे हो, वो LPG पे हो या वो बिजली गैस पे हो। लोगों के जो पॉवर्टी स्कोर हैं या वेलबींग स्कोर हैं उनको और उनके CNIC नंबर के हिसाब से डायरेक्ट SMS आ रहे हो और उनको टेलकोज के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट जो है। आबिद साहब, ये एक अच्छा पॉइंट जरूर है, लेकिन क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि एक बड़ा मसला यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज का है, उनके रोल का है? कोई भी शहर हो, हम वहां पर ये देखते हैं सर कि जो रेट मुकर्रर होता है, जो रेट लिख कर लगाया भी होता है, उस रेट पर कोई चीज मिलती नहीं है। 250-300 रुपए या बल्कि 214 रुपए शायद रेट था चिकन का, और वो 400 तक या 450 तक मिल रही थी। यानी वो 10, 15, 20, 50, 100 का फर्क नहीं है सर, डबल का फर्क है। अगर हुकूमत इस पर काम कर ले कि जो रेट मुकर्रर है उसी पर आवाम को चीजें मिल जाए तो शायद कोई भी ना कहे कि महंगाई है। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि लोकल गवर्नमेंट्स का ना होना जो है, मार्केट कमेटीज का फंक्शन ना होना, प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो है वो उस तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही हैं। जब आपका एक टीयर ही गायब है हुकूमत का, इस वक्त हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट किसी भी सूबे में नहीं है, तो जब एक टीयर हुकूमत का गायब होगा तो वहां पे इस तरह के मसाइल जो हैं। सर, क्या हुकूमत इस तरफ नहीं सोच रही कि एक टीयर ही गायब है, एक मैकेनिज्म ही नहीं है? दैट इज द रीजन कि इशू बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वो सब्सिडी की बात अपनी जगह, वो लोगों को डायरेक्ट कैश देना अपनी जगह, लेकिन सर ये एक मामला है जिसको सीरियस लेना होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज का ना होना एक वजह है, तो क्या हुकूमत नहीं सोच रही इस मामले पर कि उसका होना कितना जरूरी है? इस पे देखिए, इस पे हुकूमत भी सोच रही है, इस पे कोर्ट्स जो हैं उन्होंने भी अपना इंजेक्शन दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं,
और ये तमाम सूबों में ऐसा हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी की जहाँ पे हुकूमत है वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो मौजूद नहीं है। क्या मैं इससे ये समझूं सर कि जो एक बात की जाती है कि हुकूमतें नहीं चाहती और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चाहती कि उनकी इख्तियारात मुंतकिल हों नीचे लेवल तक, ये वही वजह है कि इस तरफ वाकई ध्यान नहीं है लोकल बॉडीज की तरफ? ये इस वक्त ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज जो हैं वो जब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, नॉन सिविलियन हुकूमतें होती हैं, तो उस वक्त तो लोकल बॉडीज जो हैं उनके इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे भी हो रहे होते हैं, उनको एम्पावर भी किया जा रहा होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ रवायत ये बन चुकी है कि जब जमहूरियत वार आते हैं तो वहाँ पे जो सबसे पहला कदगन लगता है वो लोकल गवर्नमेंट्स पे लगता है, और ये एक अहम संजीदा मसला है। लेकिन सर वो उसके साथ साथ सर असिस्टेंट कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स, सर उनका भी तो रोल होता है, वो तो मौजूद हैं, वो तो काम कर सकते हो, कई जगह पर काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। सर जब वो काम कर सकते हैं और कर रहे हैं तो हर जगह पर क्यों नहीं? जहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा महंगाई में रिलीफ भी नजर आ रहा है। लेकिन अगेन आई विल गो बैक टू द पॉइंट कि जब लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनकी जो होती है एक अकाउंटेबिलिटी वो ग्रास रूट लेवल पे होती है। जब वो हुकूमतें नहीं होती हैं तो जाहिर है कि उनको चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जो कि एक प्रोविंशियल हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उन्होंने उनको मॉनिटर करना होता है। तो फ़र्क आ जाता है अकाउंटेबिलिटी का, वो किसको आंसरेबल है उन सारी चीज़ों का। तो इस वक्त इसके मुख्तलिफ लेयर्स हैं जो जब हम महंगाई की बात करते हैं, अगर हम दोबारा उसकी तरफ वापस आए, एक तो ये कि पिछले साल जो था, क्योंकि कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई थी, मांग में रिकॉर्ड कमी आई थी, उसकी वजह से एकदम से जब इक्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हमें देखने में लग रहा है कि सप्लाई जो है वो शॉर्ट होती जा रही है, और जब सप्लाई शॉर्ट होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं सर? लास्ट कमेंट दे दीजिएगा, क्योंकि आपने पहले कहा कि और कीमतें बढ़ सकती हैं। अभी जब सरगर्मियां स्टार्ट होंगी और वेडिंग और दूसरे तीसरे इवेंट्स होंगे, तो क्या मुर्गी जो कि इस वक्त अगर 450 या 500 तक मिल रही है वो और महंगी हो जाएगी? बदकिस्मती से मुझे लग रहा है कि रमजान में चीजें जो हैं वो मजीद महंगी होने का खतरा है, जैसे कि हर साल होती हैं। और ये आपको पता है कि कोई भी रमजान हो, किसी की भी हुकूमत हो, कोरोना हो या ना हो, रमजान जो है वो मुसलमानों ने अपने पूरे प्रॉफिट का वो, तो इसमें सिर्फ हुकूमत नहीं, इसमें हम सब इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी सतह पर जाकर। एट द सेम टाइम अगर लोकल बॉडीज मौजूद नहीं है तो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, जिसका जो रोल है अगर वो रोल भी अदा हो जाए तो शायद चीज़ें कुछ बेहतर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आबिद सुलैरी साहब साथ मौजूद थे, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि खदशा यही है कि मजीद महंगाई होगी। खदशा तो ये भी है कि कोविड की थर्ड वेव का पाकिस्तान में आगाज हो चुका है, जो कि एक अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि मुल्क में कोरोना के केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर अब इजाफा हो रहा है। 2 रोज़ पहले पंजाब के लिए आर वैल्यू 1.28 थी। इसका मतलब यह है कि आबादी में तेज़ी से वबा की मुंतकिली हो सकती है। ये तादाद दूसरी जो लहर थी कोरोना की उसके फैलाव से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से हम इस वबा को दावत दे रहे हैं। क्या ये मामला सिर्फ पंजाब की हुदूद तक महदूद है? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि बात सिर्फ पंजाब की करनी इसलिए भी आज ज़रूरी है क्योंकि ये आर वैल्यू से मतलब जो महक आपने कहा ये पंजाब की रिपोर्ट है। एट द सेम टाइम पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है इसकी भी बात कर लेते हैं। अपडेट्स आपको दे देते हैं। कोविड-19 के लास्ट 24 आवर्स की जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक मजीद 22 अफराद की जान चली गई है। अमवात की मजमूई तादाद 13,227 हो चुकी है। 24 घंटे में 34,347 टेस्ट किए गए हैं। NCOC के मुताबिक 1,592 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में अब तक सामने आने वाले कोविड-19 के केसेस 5,92,100 हो गए, तकरीबन 6 लाख ही होने वाले हैं। एक्टिव केसेस इस वक्त हैं जनाब 18,415। मजमूई केसेस की तादाद जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 5,92,100 हो चुकी है और फाल केसेस की तादाद 18,415 है। इस मामले पर जब हम बात करें तो चूंकि महक आपने भी जिक्र किया कि पंजाब की बात हम कर लेते हैं, और ये था ना कि पंजाब में अब जो है केसेस दुगने हो गए हैं, तो ये एक चीज़ है कि क्या कंट्रोल नहीं हो पा रहा या ये फैल इतना गया, इसका फैलाव इतना हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने। उस्मान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ ये सूरत हाल क्यों है? रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस में क्या वाकई इजाफा हो रहा है? और अगर इस इजाफे की वजह ये कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर उस अमल दरामद ना होने की क्या वजह है?
जी, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। ये हमारे मुशाहिदे में है ये बात कि 1 मार्च से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे केसेस जो हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। 1 मार्च को 629 केस थे और कल हमने 1000 का जो एक नंबर है वो क्रॉस किया। और 1000 का जो ये नंबर है ये तकरीबन हमने 8 माह के बाद क्रॉस किया। इससे पहले ये ग़ालिबन 3 या 4 जुलाई को हमने 1000 केसेस रिपोर्ट किए थे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त मुशाहिदा है कि ओवरऑल एक इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो इसकी वजह है वो ऑब्वियसली बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है कि SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है नहीं हो रहा। जैसे जैसे गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि हमने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ गुजारना है, तो उसमें एक चीज़ जो होती है वो कंपल्सरीली इन तमाम इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, वो ये होती है कि हमने SOPs पे बहरहाल अमल दरामद करना है। लेकिन ओवरऑल लोग उसका ये मतलब लेते हैं कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया है और कंप्लेसेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि जब भी गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई मेजर लिया है कि हम अपनी इकॉनमी को दुरुस्त सिमत की तरफ चलाएं, तब हमें कोई ना कोई ऐसा इंक्रीज़ ज़रूर नज़र आया जिसकी वजह से कि अल्टीमेटली हमें रोकना पड़ता है ऐसे इवेंट्स को। अब जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले ये फ़ैसला हुआ कि 15 मार्च के बाद जो है वो तकरीबन तमाम जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वैसे ही ओवरऑल एक आपने इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला और अब तो तकरीबन 6-7 दिन से मुसलसल ये इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। पंजाब के अंदर जो हमारे बड़े शहर हैं ज़्यादातर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ से ये केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और इनमें बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। ठीक, उस्मान साहब, जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब की है और जो ट्रांसमिशन रेट इस वक्त पंजाब का है, क्या वही चीज़ें हम बाकी सूबों में देख रहे हैं कि पंजाब की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है दीगर सूबों के मुकाबले में? देखिए, मैं बाकी सूबों के ऊपर उस तरह से कमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास रेडिली अवेलेबल डेटा नहीं है। लेकिन चूंकि हम NCOC की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, एक ओवरऑल इंक्रीज जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहरहाल देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह सकता इस वक्त कि ज़्यादा तेज़ी से इजाफा कहाँ हो रहा है, अलबत्ता ओवरऑल एक इजाफे की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है उस्मान साहब, जो बिग सिटीज़ हैं पंजाब के, जिससे मुतालिक आपने भी जिक्र भी किया, पंजाब है, लाहौर है, गुजरांवाला है, क्या इन हालात को देखते हुए कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि इन बिग सिटीज़ में नॉट लॉकडाउन बट सख्ती हो, वहाँ पर इजाज़त ना दी जा रही हो इवेंट्स की, या वहाँ पर ये फैसला लिया जा रहा हो कि स्कूल्स बंद कर दी जाएंगे, ऐसा कोई मामला ज़ेर गौर है? देखिए, मैं विद अ वर्ड ऑफ कॉशन ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब सूरत हाल हमारे कंट्रोल में नहीं होगी तो लामुहाला हमें इस तरह के सख्त एक्शंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ पे कि नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसको डिस्ट्रप्शन जो है देखने को मिलेगी। ये आई एम सेइंग दिस विद अ वेरी हैवी हार्ट बिकॉज हमारी ओवरऑल एंडेवर इस वक्त ये है कि हम जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट करें आम पॉपुलेशन को, वैसे वैसे हम जो है वो कोविड लाइक सिचुएशन से एग्जिट करें। ये हमारी और अगर ये ग्राफ वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है, मैं वैक्सीनेशन पर आता हूं उस्मान साहब, लेकिन एक कमेंट इस पर कर दीजिएगा। ये जो ग्राफ हम इस वक्त पंजाब का देख रहे हैं, जो आर वैल्यू जिस तरह महक ने भी बताया कि 1.28 थी सर, अगर ये ग्राफ इसी तरह से ऊपर जाता है और इस जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, तो अगले कितने दिनों बाद आपको लगता है कि सख्त और मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं पंजाब से मुताल्लिक? देखिए जी, मैं इस वीक को काफ़ी क्रिटिकली देख रहा हूँ। हमारा ये जो वीक है, इस वीक के अंदर हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उसकी मीटिंग्स भी एक्सपेक्टेड है और हमारा जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो भी इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो वीक है ये बड़ा क्रिटिकल है। अगले 2-3 दिन के अंदर जो है वो इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं कि हम कौन सा ऐसा एरिया है जिसको कि ज़्यादा सख्ती से देखने की ज़रूरत है। बहरहाल नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस हमें करनी पड़ेंगी, सख्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है ये जो राइजिंग ट्रेंड है इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। स्कूल वाला मामला भी ज़ेर गौर आ सकता है फिर बंद करने का? जी देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इंक्रीज़ का जो देखने को सामने आ रहा है वो बहरहाल स्कूल्स हैं। आपने देखा बेतहाशा तादाद में बच्चे जो हैं वो अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर स्कूल्स जा रहे हैं। उनकी ट्रैवलिंग और उनका फिर स्कूल जाना और वहाँ से वापस आना, ये बहरहाल एक मेजर फैक्टर है। हम स्कूल्स की पॉजिटिविटी के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। पिछली वेव की निस्बत इस दफ़ा हमारी जो स्कूल्स की पॉजिटिविटी है वो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा है।
अच्छा, मैं इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन ये बात बहरहाल अंडर कंसिडरेशन आएगी जब हमारी मीटिंग्स होंगी, जब हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स बैठेंगे, जब हमारी कैबिनेट कमेटी बैठेगी। ऑब्वियसली ये अंडर डिस्कशन ज़रूर आएगा मामला कि हमने स्कूल्स को लेके कैसे चलना है। जाहिर है बच्चे और असातिज़ा जो है उनकी सेहत का भी मामला है। अच्छा उस्मान साहब, आप वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे थे, तो ज़रा ये भी बता दें कि कितने डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लग चुकी है वैक्सीन और कितने ऐसे हैं जो रह गए हैं? जी, पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो अब तक हम तकरीबन 85,000 से ज़ायद डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को जिनका ताल्लुक पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से था, उनको हम ये वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। इसके अंदर हमारा लेबॉर्ट्री स्टाफ भी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर का लेबॉर्ट्री स्टाफ भी शामिल है, और जो हमारे 1122 के लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। हमने ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो 2,35,000 तकरीबन हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, जिनको कि हमने फ़ेज़ 1 के अंदर अपनी वैक्सीनेशन करनी है। इसके फ़ौरन साथ ही हम इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर 60 ईयर्स एंड अबव के लोगों की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करेंगे, और उसके हवाले से भी हमने अपने तमाम जो बड़े शहर हैं उसके अंदर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक सर, कोई रिफ्यूज़ल केसेस सामने आए हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन? लोग रिफ्यूज़ल का लफ्ज़ ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये रिफ्यूज़ल कम और रिलक्टेंस ज़्यादा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो इसके बाद आने वाली वैक्सीन है वो ज़्यादा अच्छी है, या ये वैक्सीन ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह रिलक्टेंस है। रिफ्यूज़ल एज सच मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा रिफ्यूज़ल का कोई केस सामने आया। ठीक है, रिलक्टेंस है, रिफ्यूज़ल नहीं है, नॉलेज की भी कमी है। ठीक है सर, एग्जैक्टली ज़रा नई वैक्सीन है, दैट इज़ द रीज़न। इस पर हमने लास्ट वीक सर सेगमेंट भी किया था कि शायद कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि और कोई वैक्सीन आएगी तो वो लगवाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन ज़रा ये बात अलार्मिंग है कि अगर एहतियात ना की, ख्याल ना रखा, तो फिर सख्त और मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। चलिए जी आगे बंद करने पड़ सकते हैं, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां बढ़ जाएंगी ऐसे। हाँ। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के उस नौजवान की जिसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनका ताल्लुक हैबिटाबाद से है, और तारुफ से पहले ज़रा उनके हम माजी में झांक लेते हैं, उनके माजी की हम बात करते हैं। कम नंबर्स के बायस पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल तक पहले तो उन्हें दाखिला नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी एबटाबाद में बायोटेक्नोलॉजी में उन्हें दाखिला मिला, और चौथे सेमेस्टर में उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उमैर मसूद की, जिनको बैनुल-अक़वामी अमरीकी इदारे लैब रूट ने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया है। उमैर मसूद ने ये एजाज़ 2 अलग अलग साइंसी तहकीकात करने पर हासिल किया है। ये 2 तहकीकाती मकाले उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया और 13वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टिश्यू एंड रीजनरेटिव मेडिसिन अमेरिका में पेश किए थे। हमारे नुमाइंदे आतिफ कयूम ने उनका इंटरव्यू किया है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उमैर के घर के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे उमैर ने 121 ममालिक में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया था और उन्होंने एक अवार्ड जो है अपने नाम किया है। इस वक्त में उमैर से जो है बातचीत भी करते हैं हम कि उमैर हमें अपने थोड़ा सा बचपन के बारे में बताएं कि वो बचपन में कैसे थे, क्या आपने करते थे? जी बचपन में एक तो मैं बिल्कुल सीरियस था, मुझे जो है ना वो टीम वर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। थोड़ा सा खेलता भी था तो वो मैं अपने कज़न थे उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता था। तो उमैर आप पढ़ाई में कैसे थे, पढ़ाई कैसी थी आपकी और उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं जो है ना पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज बच्चा था, जिसे उस्ताद कहते थे यार भाई बस पास कर दो, बस पास होने वाला बच्चा पास कर दो। FSC लेवल तक बिल्कुल नालायक सा बच्चा था, बिल्कुल F ग्रेड लेने वाला बच्चा था। तो मेरे एक मामू हैं वो कहते थे कि भाई पास तो सब ही होते हैं लेकिन फेल होने का फ़न जो है ना वो किसी किसी के पास होता है। मैं जब फेल हुआ मेरे जो घर वाले ने मुझे अप्रिशिएट किया, मारा डांटा वगैरह कुछ भी नहीं। जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं मेरे, वो उन्होंने पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और अभी वो बहुत खुश हैं कि जो है ना हमारा, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी यूनिवर्सिटी का बच्चा इतना आगे चला गया है। पहले भी उन्होंने सपोर्ट किया है, अब भी कर रहे हैं और खुश भी हैं बहुत। उमैर आप ये मुझे बताएंगे कि जो आप किससे इंस्पायर हुए और आप जो है इस तरह आगे आए, और क्या कहेंगे? जी मैं इंस्पायर एक ही पर्सनालिटी से हूँ, वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी फील्ड के अंदर अगर देखा जाए तो मैं इंस्पायर जो है ना वो जेनिफर डूडन से था, लेकिन अब जब मैंने उसे बिल्कुल ही एक अलग उसकी रिसर्च को गलत साबित कर दिया तो अब फिलहाल भी किसी से इंस्पायर नहीं हो।
कैसे आपने रिसर्च की है, कैसे के जाके, ठीक है, उसके ऊपर आपका कितना टाइम लगा है, और फिर कैसे आप जो है इस मुकाबले में गए और आपने वहाँ पे जाके ये इनाम जीता? जी, जो मेरी रिसर्च है तकरीबन इसमें जो है ना 3.5 साल के करीब का अर्सा लगा है मुझे, तब जाके जो मेरे दोनों रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश हुए हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये बेसिकली हुआ यूँ था, पहले मैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंसेस थी, वहाँ पे मैं अप्लाई करता रहा, ठीक है। वो कह रहे थे कि भाई आप जो है ना 35,000 40,000 रुपया ला के हमें दें, तो तब आपको कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का मौका देंगे, ठीक है। तो फिर मैं जो है ना अपने रिसर्च की, और बाहर जो है ना एक वेबसाइट है conferenceseries.com, वो आपको स्पॉन्सर भी करती है, उसकी कुछ कॉन्फ्रेंसेस फ्री भी हैं। तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने वहाँ पे गया, अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा हो सकता है, तो फिर हो गया बस। वो मेरे 2 रिसर्च पेपर थे, एक थे म्यूटेशन डिटेक्शन वेयर CRISPR-Cas9 माइक्रोफ्लूइड चिप, और एक था इन विट्रो साइट स्पेसिफिक DNA एडिटिंग वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो मेरी पहली रिसर्च है, जो लोग जन्याती तौर पे बीमार वगैरह होते हैं या उनको कैंसर वगैरह होती है, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस बंदे को कोई जन्याती बीमारी है या इसको कैंसर है। तो उसी सिलसिले में मैंने अपनी माइक्रोफ्लूइड चिप डिज़ाइन की, जो कलर की बेस पे हम उस पर कहते हैं कि भाई इसको कैंसर है और इसको जन्याती बीमारी है। और जो मेरा दूसरा रिसर्च पेपर था वो था जीन एडिटिंग के ऊपर, कि आप DNA को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें से जीन निकाल कैसे सकते हैं और उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। इसका ये इम्पैक्ट होता है कि बंदा कैंसर का इलाज कर सकता है, अगर पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन नहीं बना रहा तो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। जेनेटिक जितनी भी डिजीज़ हैं उनका हल निकल सकता है। जो फल हैं, जो सब्जियां वगैरह हैं, फूल हैं, उनका साइज़, शेप, कलर वगैरह हम इस टेक्निक से चेंज कर सकते हैं। जो मुकाबला था इसमें जो है ना 121 ममालिक के डॉक्टर भी थे, PhD डॉक्टर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और जो है ना अपने जो हमारी फील्ड के पायनियर लोग हैं, नोबेल प्राइज़ विनर है, वो भी इसमें थे। और इसमें जो टोटल थे 121 थे, और जो है ना उस पूरे 121 में से जो है ना वो मैं पहले नंबर पे है। मैं जो आगे जितने भी लाइफ है वो मैंने कैंसर के ऊपर रिसर्च करनी है, एक प्रोटीन मैंने डिस्कवर किया तो उसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है। और जो पाकिस्तानी जो कौम है हमारी, उसको यही पैगाम है कि जो है ना हम रोते रहते हैं भाई हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज इधर ही हैं, आपके इर्द गिर्द ही हैं, बस आपने उनको ढूंढना है और अपना इंटरेस्ट जो है ना उन रिसोर्सेज के साथ जोड़ना है और आगे बढ़ जाना है। उमैर की मेहनत ने ये चीज़ साबित कर दी है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका फल मिलता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। क्विक ब्रेक का वक्त है, स्टे विद अस। आज आपकी मुलाकात कराएंगे कराची के इस नौजवान से जो मोहब्बत करता है शेरों से। पाल रखे हैं उसने टाइगर, अशर इनका नाम। इस वक्त भी ये रॉयल बंगाल टाइगर से कर रहे हैं अटखेलियां। शुरू में हम थोड़ा घबरा रहे थे, अब हम भी कंफर्टेबल हो चुके हैं, आ चुके हैं इनके फार्म हाउस में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, साइबेरियन टाइगर भी है, और कहा यह जा रहा है कि कराची का सबसे बड़ा टाइगर है जो इन्होंने पाल रखा है। इसके अलावा लायंस भी हैं बेशुमार। ये मोहब्बत है टाइगर से, ये मोहब्बत है बिग कैट से। क्यों? क्या इनको पालना इतना आसान है? कितना ख्याल रखना पड़ता है? इनको टेम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सुबह से लेकर शाम अशर की रूटीन क्या होती है, इसकी करेंगे बात। स्टे विद मी। तो जनाब हम आ चुके हैं फार्म हाउस में, और जब हम सबसे पहले इस केज की तरफ आए तो यहाँ पर है ये राजा, जंगल का बादशाह शेर। अशर ने पाल रखे हैं 4 शेर। अशर, ये राजा, बाकी 3 कौन? बाकी 3 शहरी। अच्छा, 3 शहरी हैं। 3 शहरी, एक राजा है, 3 फीमेल्स हैं। अच्छा। एक मेल है, अफ्रीकन लाइन का। अफ्रीकन लाइन से चारों? अफ्रीकन लाइन। ये अफ्रीका से ही आए हैं? अफ्रीका से हैं। अच्छा, कितने सालों से आपके पास है? ये हैं मेरे पास तकरीबन 5 इयर्स हो गए। अच्छा, 5 सालों से आपके पास है। बच्चे कितनी बार यहाँ पर दिए इन्होंने? बच्चे 2 से 3 बार दिए। बच्चे जब देते हैं तो आप बच्चे निकाल लेते हैं? बच्चे कुछ रखते हैं टाइम मदर्स के पास, उसके बाद निकाल लेते हैं। टेम करते हैं उनको फिर? उनको फिर टेम करके। बच्चों का माँ बाप के साथ रहना कितना जरूरी होता है, और अगर निकाल लें टेम करना आसान हो जाता है? ऐसे होता है? टेम करना आसान होता है, अगर टेम नहीं करने हो तो माँ बाप के पास रहने देते हैं, फिर वरना फिर निकाल लेते हैं। और फिर टेम कैसे होता है? क्या टेम फिर घर में रखते हैं? हाँ, फीडिंग, दूध वगैरह पिलाते हैं, खुद हाथ से घर पे रखते हैं, मतलब अपने साथ रखते हैं। यानी फिर अशर बन जाता है उनका बाप? हाँ, अशर गोद ले लेते हैं। और यही कह सकते हैं, यही कह सकते हैं आप। कितने बच्चे पाले आपने अब तक? कितनों को हैंड टेम किया? मैंने हैंड टेम किया कोई 16 to 17 लाइन्स। अच्छा, इनको टेम किया आपने? टेम किया, मतलब अच्छी तरह आके जब पीछे पे डाल लेते हैं, खूब खेलते हैं। सुपर टेम किया आपने। ये बड़ा एग्रेसिव लग रहा है। ये एग्रेसिव है, ये वाइल्ड था। अच्छा, ये वाइल्ड ही लिए थे। अच्छा, शौक में लिए थे। कितना गोश्त खाते हैं दिन में? ये 10 kg पर लाइन।
दैट मींस 4 शेर यहाँ पे 40 किलो गोश्त रोजाना का यहाँ पर जाता है। तो अशर ज़ाहिर इनके ख्याल रखने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जितनी आपकी मोहब्बत है इन शेरों से, तो आप क्या डेली यहाँ पर आते हैं? मैं एक दिन छोड़ के, कभी डेली, कभी एक आध दिन छोड़ के। कभी ऐसा हुआ अशर को कहीं जाना पड़ा शहर से बाहर या किसी और कमिटमेंट में, और फिर अशर मिस कर रहे हैं शेरों को, मिस कर रहे हैं फार्म को, अशर ने कहा भागो वापस कराची? बिल्कुल होता है, अक्सर होता है। मैंने कैमरे लगाए हैं इसलिए, मैं ऑनलाइन जहाँ जाता हूँ तो मैं लेकिन देखता रहता हूँ। केज के अंदर भी कैमरा? केज के अंदर भी है, मतलब केज के बाहर लगे हुए। अच्छा। लेकिन देखता रहता हूँ फार्म पे, बाकी जो बंदे सर्वेंट्स रखे हुए, अच्छा, उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। सही से। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी जगह पर थे लेकिन इतनी याद सताई कि देखना है जाके फिजिकली वहाँ पहुँचना, आपने वो काम छोड़े और यहाँ पहुँचे? बिल्कुल हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। इस बारे में जब आप बात करते हो, घर वाले नाराज तो नहीं होते कि तुम घर वालों को भी छोड़ के यहाँ पहुँच जाते हो? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शौक है, शौक को आपको पता टाइम तो देना पड़ता है। और ये शौक आपका कई साल पुराना? जी, 6 to 7 हुआ। इन 6 से 7 सालों में कितने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आपने पाले? मैंने 20 अबव मैंने एनिमल्स पाले जी। ओके, अच्छा। अफ्रीकन ये फैमिली है ज़ाहिर सारी के सारे बच्चे आपने इनके जब निकाले, टेम किया, तो आप दे देते हैं फिर किसी को? मतलब रखे भी, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर सेल आउट कर दिए, कुछ गिफ्ट्स दे दिए। ये गिफ्ट का जो मामला ये तो बहुत ज्यादा होता है। अक्सर के जितने दोस्त होते हैं कहते हैं अक्सर जब खुशखबरी आए तो हमें बताना ही बच्चा हम लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत दफा हुआ है। अच्छा चलें जी, ठीक है जी, चलते हैं आगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट केज में है ब्लैक डियर्स, और उसके बाद इस फॉर्म में और क्या कुछ है आपको दिखाएंगे। स्टे विद मी। लायंस के बिल्कुल साथ वाला केज और यहाँ पर है ब्लैक डियर्स। आपने तो शेरों को बिल्कुल है ना तंग करके रखा हुआ है, वो खुशबू आती रही होगी उनको यहाँ से। बिल्कुल ऐसी है, बराबर में बिल्कुल लायन का केज बनाया। शुरू से केजेस इस तरह बनाए थे, लेकिन काफ़ी सिक्योर है। लायंस के केजेस जो हमारे वो काफ़ी सिक्योर हैं, ठीक, लेकिन उन जागते रहते हैं। ये जो ब्लैक डियर्स आपने 4 रखे हुए हैं, कब से रखे हुए हैं और कहाँ से मंगवाए थे? ये भावलपुर से मंगवाए थे, एंड इट्स बीन अलोंग फ्रॉम 3 years। अच्छा, 3 साल से आपके पास यहाँ पर है। यहाँ पर इनकी ब्रीड नहीं हुई बाहर? ब्रीड हुई है। अच्छा, यहाँ पर जी, इनकी 2 दफ़ा ब्रीड हुई है माशाल्लाह। ठीक है। इनको पालना भी आसान है? आसान तो नहीं है, लेकिन ये कि हर जानवर आपको पता है केयर मांगता है। ऐसे ही है, वक्त के साथ साथ। सही सही सही। तो ये हर वक्त इसी तरह मस्तियों में होते हैं? हाँ, हर वक्त इसी तरह देख के बस भाग दौड़ी। चल आए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट केज की तरफ। वहाँ पर है ऑस्ट्रिच। आ चुके हैं अब ऑस्ट्रिच के केज में। अशर, 2 ऑस्ट्रिच आपने रखे, कहाँ से मंगवाए थे? ये मैंने इस्लामाबाद से मंगवाए थे। अच्छा, ये फार्मिंग की तरफ लेकर जाने का मामला था या कि सिर्फ शौक के लिए? बस शौक के हद तक मंगवाए थे। चिक्स मंगवाए थे, ये यहीं पे जब थे फार्म पे शुरू से। चिक्स मतलब बहुत छोटे थे? छोटे चुन्ने मुन्ने से थे। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। इससे बड़े तो नहीं होते? नहीं, इससे बड़े नहीं, फुल साइज है। जबरदस्त, बड़े क्यूट से ये ऑस्ट्रिच देख के बड़ा मजा। चलते हैं आगे, क्योंकि अब हम आपको लेकर जा रहे हैं साइबेरियन टाइगर के पास। तो जनाब, ये है वो केज जहां पर है साइबेरियन टाइगर, और कहा यह जा रहा है कि कराची में इससे बड़ा टाइगर नहीं है। मैं जाने लगा अंदर। तो जनाब, हम आ चुके हैं केज के अंदर। ये है बबलू, ये है साइबेरियन टाइगर। वेरी बिग टाइगर, वेरी बिग कैट, एग्रेसिव है, वाइल्ड है, 4 साल से है जनाब यहाँ पर, और इसको पालना मुश्किल रहा होगा क्योंकि ये टेम नहीं हुआ, ना इसको टेम शायद किया गया। अंदर मौजूद हूँ, उसकी पूरी कोशिश है मेरे करीब आने की, और मैं थोड़ा सा उससे हूँ दूर दूर, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बड़ा दिल करता है कि वाइल्ड लाइफ को आप जरा करीब से जाके देखें, जैसे कि बाहर के ममालिक में सफारी में होता है। मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि इट्स लाइक ए सफारी, कि मैं उसके बड़ा करीब हूँ। इसकी आंखें भी बड़ी प्यारी हैं, ब्लू आइज हैं इसकी, तो लग रहा है बड़ा नायाब है ये, बड़ा प्यारा है ये। इसको पालना कितना मुश्किल रहा, क्या कहना चाहिए, कितनी मोहब्बत इस बिग साइबेरियन टाइगर से। अशर से बाहर जाकर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशर को बुलाएंगे तो हम इस टाइगर की जरा और करीब हो जाएंगे, हम उसके करीब होना नहीं चाहते। लेट्स गो आउट, लेट्स गो बैक। कितने साल इसकी उम्र है? इसकी उम्र है 4.5 साल। आपके पास कब से है? मेरे पास जब बच्चा था मैंने लिया था, छोटा। अच्छा, हाँ। छोटा सा बेबी था, अब तो बड़ा हो गया। इस बेबी को टेम क्यों ना किया? बस टेम किया था, 6-7 महीने घर में रखा, जब साइज ओवर होता गया तो फिर मैंने फार्म पे शिफ्ट किया। अच्छा अशरफ, थोड़ा सा मुझे बताएं कि वाइल्ड लाइफ को इस तरह फार्म हाउस में रखना, इसकी क्या पेचीदगियाँ होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वाइल्ड लाइफ से ज़ाहिर है परमिशन वाला सारा मामला, तो क्या होता है? इसका प्रॉपर लाइसेंस होता है। अच्छा। वाइल्ड लाइफ का ब्रीडिंग फार्म का लाइसेंस होता है। अच्छा। तो वाइल्ड लाइफ इशू करती है, उसके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं, जिस एरिया में फार्म होता है उसके फार्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो पूरी सबमिट होती हैं वाइल्ड लाइफ में।
फिर वाइल्ड लाइफ विजिट करता है, वो जगह देखते हैं, उस हिसाब से फिर लाइसेंस इशू करते हैं। प्राइस क्या है इसकी? इसकी प्राइस है 40 लाख, 40 लाख का है ये। कराची में या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के किसी और हिस्से में इस साइज का इतना खूबसूरत नीली आंखों वाला साइबेरियन टाइगर क्या मौजूद है? नहीं, इतना इस साइज का कराची में अभी किसी के पास नहीं। ओके, इतनी मोहब्बत है आपको इनसे? हाँ, बहुत मोहब्बत है। चले, मैंने बहुत छोटा पाला है, छोटा सा पाला था, अब ये बहुत बड़ा हो गया। अब चलते हैं उस बंगाल टाइगर के पास जो करता है अशर से अटकेलियां। क्या हमसे भी करेगा अटकेलियां? आइए मेरे साथ। ये तो सुना था बिल्ली के गले में बांधेगा घंटी कौन, इस शेर को डाल दिया पट्टा, इसलिए करनी है हमने इससे मुतालिक बात, क्योंकि बहुत मस्तियों में। अच्छा, घबराने की बात नहीं है, डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो खेलना चाह रहा है। He wants to play actually। तो योजो इसका नाम है। अच्छा, इससे पहले तो मुझे बताएं, बड़ा मुनफरिद सा नाम है इसका, योजो। क्या मतलब है इसका? ये फीमेल थी तो अच्छा नाम था, इसलिए हमने योजो नाम रखा। अच्छा जी, तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या खासियत होती है इसकी? बस खूबसूरत होता है, और ये जो है बांग्लादेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, टाइगर जितना इसका रंग ज्यादा डार्क हो उतनी सी कीमत ज्यादा होती है? नहीं, रंग तो एक जैसा होता है। रंग एक जैसा होता है, लेकिन वैसे ही रेयर है तो ओके, तो एक्सपेंसिव होते ही हैं। पाकिस्तान में कितने होंगे ये? पाकिस्तान में हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेम तो बहुत कम होंगे। टेम बहुत कम है। टेम बहुत कम है। ये जो मार्गला हिल्स इस्लामाबाद, वहाँ पे हम अक्सर टाइगर्स देखते हैं, यही वाली? नहीं, वो टाइगर्स नहीं है, ये ब्रीड पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। अच्छा, ये पाकिस्तान में है ही नहीं? पाकिस्तान में नहीं, ये वो जो मार्गला हिल्स में देखते हैं वो लेपर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो लेपर्ड्स होते हैं। लेपर्ड्स होते हैं। तो लेपर्ड और टाइगर ये जरा डिफरेंट हो गया। ये क्या कुछ खाता है? ये मीट खाता है। ओके, गोश्त खाता है। फिलहाल तो ये अपने मालिक को खाने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा उसे मस्ती आ रही है। आप इसे लेके बाहर भी निकलते हैं? नहीं, बाहर नहीं, फार्म पे रखा हुआ है। फार्म पे ही रखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा आपको काटने की कोशिश कर रहा है या खेल ही रहा है? खेलता है ये, अभी बच्चा है, बड़ा हो रहा है, दांत निकाल रहा है। ये 6 महीने का है? ये 6 महीने। 6 महीने का है। तो ये आपके पास बिल्कुल छोटा सा था? बिल्कुल छोटा था। ये आया वहीं से था? हाँ। ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्ट से मुतालिक बताएं, कोई अगर इतनी मोहब्बत करता और वाइल्ड लाइफ से और इम्पोर्ट कराना चाहता तो प्रोसीजर क्या होता है? अभी तो खैर इम्पोर्ट बंद हुई थी। अच्छा, हाँ, जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके पास इम्पोर्ट के हों हो जाती इजीली। प्राइस क्या होती है इसकी? प्राइस 16 लाख, 16 लाख का ही होता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर क्या प्राइस हो जाता है? बड़ा जब हो जाता है तो 30 से 35 लाख। अच्छा, 30 से 35 लाख का ये बड़ा हो जाता है आपके पास। लेकिन बड़ा टाइगर जो वो साइबेरियन है, रॉयल बंगाल टाइगर बड़ा नहीं है। ये आपका पहला है रॉयल बंगाल टाइगर? नहीं, मैंने पहले भी रखे हैं 3 से 4। तो वो कहाँ गए? वो फिर मैंने सेल आउट कर दी। अच्छा, इसको भी सेल करने का बाद में इरादा होगा? हाँ, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको भी करेंगे। तो यानी ये ऐसा होता है कि आप बच्चा इंपोर्ट करते हैं, पालते हैं, टेम करते हैं, फिर आप सेल कर देते हैं? हाँ, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जिस आपने इसको इतना टेम कर रखा है, क्या ये वजह ये होती है कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, इसने नहीं सीखा वाइल्ड लाइफ? पेरेंट्स के साथ रहता है, अगर पेरेंट्स के साथ छोड़ देंगे तो फिर टेम नहीं हो पाएगा। फिर टेम नहीं, फिर वाइल्ड ही रहेगा। तो इसके पेरेंट्स बहरहाल यहाँ पे ज़ाहिर नहीं है, आपने इंपोर्ट ही कराया ये। ओके, अच्छा, ये बड़ा सांस चढ़ गया इसको। थक गया ना। बिल्लियों से खेलते हुए तो बहुत देखा, और बड़ा हमने डॉग लवर्स भी देखे, और कुत्ते के गले में पट्टा बांध के बाहर जाना, लेकिन ये इन्होंने शेर को बड़ा, मैं कहता हूँ बकरी बना दी है, कि उनके साथ इसी तरह से खेल रहा है। और ये जनाब गया। तो जनाब, रॉयल बंगाल टाइगर, ये खूबसूरत सा 6-7 महीने इसकी उम्र है, छोटा है अभी, बड़ा फ्रेंडली। और मैं दोबारा से कहता हूँ कि चूँकि बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से इसको पाला है, तो इसलिए ये मस्तियाँ भी कर रहे हैं फुल। नो 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 योजो। तो जनाब, बड़ी हिम्मत है शुएब के, अच्छा हुआ कि ये अकेले चले गए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 8 मार्च तारीख में याद रखा जाता है और मनाया जाता है ख़वातीन के दिन के हवाले से, लेकिन मेरी नज़र में ख़वातीन का कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि मोहब्बत के लिए कोई एक दिन नहीं होता, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी कोई एक दिन नहीं होता। ख़वातीन का हर दिन होता है, हर दिन माँ का होता है, हर दिन बहन का होता है, हर दिन बेटी का होता है, हर दिन बीवी का होता है। और जब हम उनके हुकूक की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम अब इतनी तरक्की कर गए हैं शुएब, हमारा मुआशरा इतना डेवलप हो गया है
कि हमारे माशरे में ख़वातीन को उस हद तक तो चले आज़ादी नहीं है जिस हद तक हम आज़ादी का सोचते हैं, लेकिन किसी ना किसी हद तक हमें आज़ादी है। और इसके पीछे मेरी नज़र में, या अगर मैं ये कहूँ कि मेरी आज़ादी है, मेरी कामयाबी है, तो इसके पीछे मेरे घर वाले जो हैं, लाइक मेरे फादर हैं, मेरे भाई हैं या मेरे शौहर हैं, उनका हाथ, उनकी सपोर्ट है डेफिनेटली जी। और ये जो बाप, भाई और बेटा है, ये माँ, बीवी और बहन के बगैर ज़ाहिर है अधूरा है। हमें संवारती है ये औरत, हमें संवारती है, बनाती है ये औरत। रिस्पेक्ट है वुमेंस के लिए, तमाम उन रिश्तों के लिए जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है। वो वालिदा हैं, वो बीवी है, वो बेटी है, वो मेरी को एंकर है, वो हर वो खातून जिसका मैं काम करता हूँ, और हर उस खातून जिसके हवाले से जब हम बात कर रहे हैं वो जिस भी शोबा से इस ताल्लुक़ रखती है। एनीवेज़, जब हम बात ख़वातीन के आलमी दिन की करें, ऐसे में कल कराची में बाइक रैली का एक इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद इफ्तिखार हसन चौधरी साहब ने इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की। बाइक रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत, और इसके आगाज़ की अगर हम बात करें तो ये 5 स्टार चौरंगी से हुआ था। और ये रैली 5 स्टार चौरंगी से बरास्ता गोलीमार चौरंगी शार पाकिस्तान से होते हुए हॉकी स्टेडियम पर ख़त्म हुई थी। सलाहुद्दीन हॉकी स्टेडियम में यौम ख़वातीन के हवाले से तकरीब का इनेकाद था, जिसमें डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, उनकी अहलिया और डॉक्टर फरहान ईसा समेत दीगर जो लोग हैं वो शरीक हुए थे। बिल्कुल शरीक हुए। और ये ख़वातीन की जो हौसला अफजाई है और जो उनका हौसला उसको बुलंद रखने का एक तरीका भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सड़कों पे हमें इस तरह से आज़ादी के साथ अपने शौक़ को और ये पैगाम देते हुए कि हम एक पुरअमन मुल्क में रहते हैं, और इस पुरअमन मुल्क का ज़ाहिर सी बात है इसकी सिक्योरिटी का क्रेडिट हमारे इदारों को जाता है, जो अनथक मेहनत भी करते हैं, अनथक कोशिशें भी करते हैं, और फिर वो हमारी ख़वातीन का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान में भी मौजूद होते हैं। बेशक, जब हम बात करें ख़वातीन की और आज उनका आलमी दिन, तो ऐसे में हर साल एक थीम होता है ख़वातीन के दिन के मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ। इस साल चूँकि कोविड-19 का ये साल है, थीम है जनाब ख़वातीन की क़यादत में कोविड-19 की दुनिया में मसावी मुस्तक़बिल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जब हम एक खातून को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं औरत की जो कि नाम है हिम्मत का, जज्बे का, हौसले का, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी ख़वातीन मौजूद हैं, यानी हम वर्क फील्ड की जब बात करते हैं जो कि काम कर रही हैं और शाना बशाना चल रही हैं, क्योंकि साइकिल के 2 पहिए सिर्फ मियाँ बीवी नहीं हैं, माशरे के भी 2 पहिए हैं। ख़वातीन के बगैर ये माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्तों की जब हम बात करते हैं, और ऐसे में खातून के लिए रास्ता हमेशा से कठिन और मुश्किल होता है। एक मर्द के लिए आगे जाना खासा आसान, एक औरत के लिए आगे जाना खासा मुश्किल। बहुत ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ये जो मुश्किलात अबूर करती है औरत, तभी तो मजबूत होती है औरत। अपने आज़म को लिए वो आगे बढ़ने की जिद्दोजहद में लगी रहती हैं। आज वुमेंस डे की मुनासबत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे ऐसी 2 लड़कियों से जिन्होंने इन तमाम मुश्किलात को पसे पर्दा रखा, जिन्होंने इन मुश्किलात ना चाहिए अबूर किया, रिस्क हलाल कमाना और इस कमाने के साथ साथ अपने शौक़ को पूरा करना। इसलिए वो उतरी वर्क फील्ड में, निजी फूड डिलीवरी की कंपनी में वो काम कर रही हैं। महक ने उनसे मुलाकात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और जब वो काम के लिए बाइक पर निकलती हैं तो क्या उनको इस माशरे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या कि हालात बदल रहे हैं, या कि हालात बदल चुके हैं। क्या रही गुफ्तगू, सुनते हैं। बाहिम्मत, बाहौसला, नडर और बेखौफ ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ वैसे ख़वातीन में मौजूद होती हैं, तो जनाब हमारे जहनों में बहुत ज़्यादा उन ख़वातीन के नाम आते हैं, उन ख़वातीन की तस्वीरें आती हैं जो बाहिम्मत तरीके से हमें काम करती हुई, अपनी अलग दुनिया बनाती हुई, अपने ख्वाबों को पूरा करती हुई नज़र आती हैं। तो मैंने भी ऐसी 2 बाहिम्मत ख़वातीन को ढूंढ निकाला है। उनसे बात करने के लिए मैं दफ्तर पहुँची, उनसे मिलने का, उनको जानने का शौक़ मुझे इसलिए था कि कैसे उन्होंने अपने इस शौक़ को पाला कि बाइक चलानी है, लोगों के घरों में खाना डिलीवर करना है, और किसी भी तरह के खौफ को अपने दिल में नहीं पालना। सच जाने कि ये ख़वातीन, ये लड़कियां हमारे लिए रोल मॉडल होती हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है, और मैं भी सीखने के लिए इनके साथ मौजूद हूँ, इनके पास मौजूद हूँ। मेरे साथ जो 2 लड़कियां मौजूद हैं, और वो लड़कियां बाहिम्मत हैं, और हम तीनों की तीनों मौजूद हैं फूड पैंडा के ऑफिस में। तो मेरे साथ सिदरा मौजूद है, मेरे साथ निमरा मौजूद है। सिदरा, आपसे स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं प्यारी।
आप भी माशाल्लाह प्यारी है, हर खातून प्यारी होती है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी एज क्या है? 20 साल की आप हैं और आप बाइक चलाती हैं, कैसे, मतलब ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? मैं बस रोड पे लोग बाइक चलाते थे ना, फूड पांडा वाले, मुझे बस शौक था कि मैं उनको देखती थी। मैं बाबा को बोलती थी, बाबा ये लोग कैसे चलाते हैं, मुझे बहुत शौक है इनको देख के कि मैं भी लोगों के घर जाके डिलीवर करूँ। बस वहाँ से मुझे शौक चढ़ा। अच्छा, एक शौक था जी, मजबूरी नहीं थी? नहीं। अच्छा, घर में कौन कौन मौजूद है? अब्बा, अम्मा, बहन, भाई? मामा नहीं है। मामा नहीं है, अब्बा मौजूद हैं जी। और भाई? भाई है। बड़े हैं छोटे हैं? भाई बड़े हैं, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, भाइयों ने मदद की जी, जबरदस्त। और ये आपको कितना टाइम हो गया करते हुए? अभी टाइम हुआ है, बस 1.5 महीना हो गया होगा। 1.5 महीना हो गया आपको ये करते हुए। अच्छा, मुझे सिदरा ये बताएं कि आपने कहा आपका ये शौक है, अब्बा ने मना नहीं किया कि बेटा ये कैसा शौक है कि घरों में जाओगी, खाना डिलीवर करोगी, कभी रात बेरात देर भी हो जाती है, दिन का भी वक्त होता है, कुछ अब्बा ने कमेंट तो किया होगा? सपोर्टेड थे मेरे, सपोर्ट किया अब्बा ने, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा निम्रा, मैं आपके पास वापस आऊँगी, आपसे बात करती हूँ। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आपकी एज क्या है? मैं 21। 21, एक साल ही बड़ी है बस। अच्छा, मुझे बताएं कि आप मुझे सिदरा ने तो ये बताया कि जनाब उनका शौक था, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? दरअसल ना मेरी बहन बाइक चलाती थी तो उन्हें देख के ना मुझे शौक आया। अच्छा। तो फिर मैंने फूड पांडा करते हुए देखा लोगों को, तो फिर मुझे फूड पांडा में जाने का शौक आया। और लॉकडाउन की वजह से जॉब भी नहीं मिल रही थी, जॉब भी जी, इसलिए फूड पांडा मैंने ज्वाइन कर लिया और कम टाइम में मुझे स्टडी करने का भी टाइम मिलता था। अच्छा। तो इस वजह से। और जब आप किसी के घर डिलीवर करने जाती हैं तो वो कभी तंग, वहाँ से आपको कोई किसी मुश्किल का सामना रहा है कि पैसे नहीं दे रहे, लड़की है तो ये क्या कर लेगी, क्या बहस करेगी, ठीक है नहीं देने पैसे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पर बड़े लोग होते हैं वो अप्रिशिएट ही करते हैं ज़्यादा। क्या कहते हैं? खुद बाहर आते हैं, गुड बोलते हैं और प्यार देते हैं, टिप भी दे देते हैं। टिप भी देते हैं? कितनी कितनी टिप मिलती है? कभी 500 मिल जाती है, कभी कम मिल जाती है, कोई दे देता है और कोई नहीं। अच्छा, जो टिप मिलती है ये आपकी अपनी होती है? जी जी, ये नहीं देनी होती? जी जी। अच्छा, तो अम्मा ने कुछ कहा कि जब आपने अम्मा को बताया कि अच्छा मैं बाइक चलाऊंगी, खाना डिलीवर करूंगी या मेरी ये नौकरी, क्या कहा अम्मा ने? अम्मी ने सिर्फ यही बोला था कि भाई ध्यान से चलाना, क्योंकि मैं उनकी बहुत लाडली हूँ जी। उन्होंने बोला ध्यान से चलाना। पहले तो परमिशन नहीं दे रही थी मुझे कि ख़तरनाक सवारी है ये, पर मैंने अम्मी को बोला मुझे बहुत शौक है बाइक चलाने का, तो फिर अम्मी ने इजाज़त दे दी। और अब्बा ने क्या कहा? अब्बू ने बोला बेटा जैसी आपकी मर्जी। अब्बा ने कहा जाओ बेटा अपनी ज़िंदगी जियो, ऐसा ही? नहीं, अब्बू भी बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा सिदरा, आपसे बात करती हूँ मैं चाहूँगी कि अब ज़रा आप भी मुझे बताएं कि ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं, हैरासमेंट का सामना रहता है, कोई कुछ कह देता है, कोई अप्रिशिएट कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो आपको तनकीद करते हैं। आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा? कैसी लड़की है ना, घर वालों ने ऐसे ही छोड़ दिया बाइक चलाने के लिए। तो कितने घंटे की आपकी नौकरी है? शिफ्ट पे डिपेंड करता है कितने घंटे की शिफ्ट होती है, तो मैं तो पूरे 24 घंटे वो 12 आवर करती हूँ। 12 आवर, अच्छा 12 घंटे। हाँ। और रात में भी ड्यूटी होती है? जी। अच्छा, तो रात में मुश्किल नहीं होता बाइक चलाना सड़कों पे? डर लगता है। डर लगता है? डर लगता है। क्या करती हो फिर? आयतल कुर्सी, अल्लाह आयतल कुर्सी पढ़ लेती हैं, वही ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि रिक्वेस्ट कर दी हो कि अच्छा रात का नहीं मैं कर सकती, आप मुझसे दिन में नौकरी करवा लें? ऐसा हुआ, बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, अब मान जाता है इदारा आसानी से कि ठीक है जी लड़की है, इतना एज मिल जाता है कि लड़की है तो ठीक है, रात में नौकरी नहीं करवाते, दिन में करवा लेते हैं, ऐसा ही है? जी जी। तो तमाम तर जो ख़वातीन है हमारे माशरे की, हमारे मुल्क की, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज दोगे? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी, हिम्मत नहीं आ रहे, आगे बढ़ें। लोग तो बोलते हैं बातें करने के लिए हैं लोग, तो हमें हिम्मत से काम करना है। निम्रा, जैसे कि सिदरा ने तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया कि हिम्मत नहीं आपने हारनी, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि आपको भी तनकीद का सामना रहता है, लोग जुमले कसते हैं, फिर आपने घर की जिम्मेदारी अपने कांधों पे डाली हुई है कि घर के खर्चे भी आप पूरे करती हैं, तो बाहिम्मत बाहौसला ख़वातीन जो कुछ डर रखती हैं अपने दिल में, क्या मैसेज आप उन्हें देंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडीज़ सब कुछ कर सकती हैं, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हौसले से काम करना चाहिए।
ज़बरदस्त, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसले से काम करना चाहिए। दोनों लड़कियों का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। आप देखिए, एक ने हिजाब पहना हुआ है, हाथों पे मेहंदी, लेकिन उन मेहंदी वाले हाथों से बाइक चल रही है। और जो निमरा है उनका अंदाज मुख्तलिफ है, जिन्होंने ऐनक भी लगाई हुई है और बड़े एक दबंग से स्टाइल में बात भी वो कर रही हैं। तो यही मैसेज हम सबकी तरफ से है कि वो ख़वातीन जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, मुआशरे की बातों से आपने डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, लगन से काम करना है, अपने लिए खुद आगे बढ़ के अपने ख्वाबों को पूरा करना है। ज़बरदस्त जी, आगे बढ़ेंगे। दिल में मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिश और दिमाग में लोगों की बातें। बतौर प्लेयर लड़कियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समा के नुमाइंदा हुज़ैफा खान ने ऐसी ही एक खिलाड़ी से गुफ्तगू की। कैसी रही उनकी गुफ्तगू, क्या थी मुश्किलात जिनसे मुताल्लिक उन्होंने शेयर किया, आपको सुनाते हैं। हमारे पास प्लेयर्स बहुत हैं और प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल है। मगर देयर इज नो वन जो उन्हें एक पुश दे के तुम कर सकती हो। लड़की आती थी तो उसकी शूट हाफ ग्राउंड तो नहीं जा सकती। हमें जो हमारे ही लड़के साथ खेलते थे एकेडमियों में, दे यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ बैकिंग अस अप, हमें कहते थे यार तुम्हारी तो शूट भी नहीं उठ रही, तुम्हारा तो पास भी नहीं जा रहा। बाकी वही बात है कि घर से सुनने को मिलता था कि चड्डा पहन के खेलोगी, लड़की हो, तुम्हारे सॉक्स पूरे नहीं है, तुम लड़कों के बीच में खेलोगी, तुम ऐसे काली हो जाओगी, धूप में खेलोगी, रिश्ते कौन देगा। जब तक आप खुद अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, कोई बराबर वाला, कोई पड़ोसी उठ के आपकी बच्ची को आगे नहीं जाने देगा। आप अपने लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भी वही लिबर्टीज दें ताकि वो भी आपका नाम रोशन करें, उन्हें मौका मिलेगा तो कुछ करें। तो जनाब, ये बाहिम्मत ख़वातीन, इनकी मिसालें हमें हर जगह मिलेंगी। यूँ तो हर दिन हर लम्हा ख़वातीन की क़ुरबानियों से भरा हुआ है, उनकी मोहब्बत से, उनके प्यार से भरा हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि हमें हर साल इस पर बात करनी पड़ती है, हमें हर साल इस पर बात करने के लिए सड़कों पर ख़वातीन को देखना पड़ता है। ख़वातीन पर होने वाले जुल्म में कमी नहीं हो रही बल्कि इजाफा हो रहा है। चंद सालों से औरत मार्च की बदौलत और प्लेकार्ड्स पर दर्ज जो नारे हैं उसकी वजह से इस मार्च को काफ़ी मकबूलियत भी मिली है। इस साल कौन सा ऐसा नारा है जो कि मकबूल हो जाएगा और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि सामने रखे जाएंगे और इन मुतालबात को मनवाने के लिए किस हद तक कोशिश की जाएगी। अभी जो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हो चुका है नारा वो ये है कि 6 फीट की दूरी, इनकलाब ज़रूरी। आज औरत मार्च के हवाले से क्या तैयारियां हैं और इस साल क्या क्या मुतालबात सामने आएंगे, इस साल कौन कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो कि शायद हुकूमत वक्त के सामने भी रखे जाएं और उनसे मनवाने की कोशिश की जाए। फ्रॉम यूथ और शेयर कीजिएगा आज के प्लान से मुताल्लिक कितने शहरों में आज औरत मार्च होगा, कहां से मुताल्लिक आप सबसे पहले बताएंगी, कराची या कहीं और? So definitely thank you so much औरत मार्च को बुलाने के लिए आपके लोगों के प्रोग्राम में। So the march is going to be held कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, हैदराबाद में and a mini one in Quetta as well. वाओ, क्वेटा में भी औरत मार्च होगा, ज़बरदस्त। महविश आप शेयर कीजिएगा। औरत मार्च ज़ाहिर हर साल होता है, चंद सालों से ज़ाहिर मकबूलियत में इजाफा हम देख रहे हैं और यही वो वजह है आप लोगों का निकलना, और सिर्फ आप लोगों का नहीं हमारा भी साथ निकलना, क्योंकि ज़ाहिर हमने भी आप लोगों के साथ इस पर आवाज़ बुलंद की। निकलना, वो प्लेक कार्ड्स का उठाना और उस पर दर्ज नारों का वायरल हो जाना, कितना इससे फ़ायदा हुआ, कितनी इस पर बात हो रही है, कितना इससे सोसाइटी में चेंज आ रहा है? एक्चुअली यूजली ये होता है कि जो हमारे नारे होते हैं वो सिर्फ सेलेक्टेड नारे या हमारी सेलेक्टेड बातें जो है वो सोशल मीडिया पे और लोगों के दरमियान जो है वो वायरल होती हैं, मगर हमारी जो एक्चुअल डिमांड्स हैं, जो हमारी एक्चुअल जो मसले मसाइल हैं, जो है वो औरतें, ट्रांसजेंडर वगैरह हम लोग जो फेस करते हैं,
वो वायरल नहीं होते और जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात नहीं की जाती। महविश, मैं इससे ये समझूं कि औरत मार्च का इनकाद जिस पर इतनी मेहनत होती है, ख़वातीन बाहर निकलती हैं, प्ले कार्ड्स उठाती हैं, उसके बाद आप लोगों के कुछ डिमांड्स होते हैं जिससे मुतालिक आप लोग बात करते हैं, उस पर बात नहीं होती, लेकिन कुछ मुतनाज़े नारे वायरल हो जाते हैं। तो मैं इससे ये समझूं कि फिर वो नुकसान हो जाता है, फ़ायदा उतना नहीं होता औरत मार्च का। अच्छा, बेसिकली ये होता है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। दिस इज अ मार्केटिंग टेक्निक होती है जो अक्सर मार्केटियर्स भी जब वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये नारे टेक्निक है? ये होता है कभी कभी, मतलब ऐसा होता है कि जब वो कुछ ऐसे नारे अगर मकबूल हो जाएं तो फिर लोग उसके क्यूरियस होते हैं और वो जब वो उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के प्लेटफॉर्म से और ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म से और हमारे अपने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम चाहेंगे कि जो हमारी असल बात है या जो फेमिनिज्म, व्हाट फेमिनिज्म एक्चुअली इज और इसका क्या मकसद है, हम चाहेंगे कि ये जो वो ना लोगों तक पहुंचे और एक अच्छी तस्वीर लोगों तक पहुंचे। अच्छा मुनीज़ा, यही सवाल मैं आपसे करूंगी, जो नारे प्लेकार्ड्स पे दर्ज होते हैं, जैसे कि बहुत मकबूल हुआ, बहुत तनकीद हुई इस बात पर भी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या ठीक है अपना खाना खुद गर्म कर लो, या जैसे अभी एक और नारा आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत देख रहे हैं, इनको नेगेटिव अंदाज से क्यों देखा जाता है? क्या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सही तरीका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या हम वो बात सही तरीके से समझा नहीं पा रहे? आपको कहाँ कमी लग रही है? देखिए, जैसे कि महविश ने कहा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि देखिए ये हमारी सोच है। अब जैसे हमारा जो नारा लगाया गया, ये एक प्लैकेट था जो एक आई थिंक 22 साल की लड़की लेके आई थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और फिर वो सारी जो स्पेशली यंग कौम है उन्होंने उसके साथ कनेक्ट किया। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि आई हैव अ राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट माय ओन लाइफ, राइट? तो हम ये कहते हैं, जैसे आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैटरनल मोर्टालिटी रेशो जो है वो 295 पर 100,000 है, वेरी वेरी हाई। अगर मुझे ये हक होगा कि मैं फैसला कर सकती हूँ कि मुझे अभी बच्चा करना है या मुझे 2 साल में बच्चा करना है। सिमिलरली जो तशद्दुद से औरतें गुजरती हैं, ख्वाजा सिरा गुजरते हैं, जब हम कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो हम कहते हैं कि वी हैव द राइट टू टेल यू डू नॉट हिट अस, यू नो। ये सो दिस जी जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये इट्स सॉरी मैं बस 2 सेकेंड, इट्स अ क्रिएटिव वे ऑफ सेइंग कि जी ये हमारी मर्जी है, हमारी कंसेंट है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं। आपको नहीं लगता इस तरह के नारे या इस तरह से रिलेट करते हुए बहुत सारे नारों को एक बेहतर अंदाज में हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता है इन नारों को किसी और अल्फाज में इस्तेमाल करके, अगर हम अपनी बात पहुंचाना चाहें? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखिए, हमारी डिमांड, हमारा जो मुतालबात हैं वो हम पढ़ते हैं। बहुत सी जो ये डिमांड्स हैं, बहुत सी जो प्लैकेट्स हैं, ये यंग लोग लेके आते हैं और ये उनका एक्सप्रेशन है और उनकी डिमांड्स और उनके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है, ये उनका एक्सप्रेशन है। मुनीज़ा, सो मेरा ख्याल है फिर हम डिमांड्स पे आ जाते हैं। जो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने इस वक्त तैयारी कर रखी है कि आज जब मार्च होगा, अलामती धरना दिया जाएगा, उसके बाद जो डिमांड्स पेश की जाएंगी वो कितने नकाती एजेंडा है, क्या डिमांड्स है, प्लीज अगर वो शेयर करें। तो जी ये 15 नुकाती एजेंडा है और हमारा जो मेजर फोकस है वो तशद्दुद के ऊपर है, जो पेट्रियार्कल वायलेंस जिसको हम कह रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि ये इस तशद्दुद को कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए। हम ये समझते हैं कि, और हमारी डिफरेंट डिमांड्स हैं जिसमें पुलिस में हमें क्या तब्दीली चाहिए, हमें कोर्टों में क्या तब्दीली चाहिए, हमें कानून के हवाले से क्या तब्दीली चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक औरतों का प्रोटेक्शन शेल्टर होना चाहिए, एक बच्चों का प्रोटेक्शन शेल्टर होना चाहिए। और हमारी डिमांड है सिंध गवर्नमेंट से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि अगर 90 डेज पे इन मुतालबात पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम फिर रोड पे निकलेंगे, हम फिर अपने मुतालबात को लेके एहतजाज करेंगे। ठीक, मुनीज़ा साथ रहिएगा, हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज इसी मौजू पे हमने थोड़ा सा ऐड किया है कि पाकिस्तान जो लेडी डॉक्टर्स हैं
उनसे मुतालिक जब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे ना कि आखिर उन्हें ये क्यों मसले हैं, ये क्यों उन्हें परेशानियां हैं, ये क्यों एक बड़ा मसला बन गया है, और फिर ख़वातीन का ये प्रोफेशन छोड़ देना अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बन सकता है। हम जब औरत मार्च की बात करते हैं तो औरत मार्च में जो मुतालबात, जिस तरह से मुनीज़ा ने भी जिक्र किया कि हम 90 दिन यानी 3 महीने का टाइम देंगे और उसके बाद अगर नहीं माने जाते तो फिर हम ये कहेंगे कि जी हम दोबारा से सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन इस औरत मार्च की खूबसूरती जो मैंने लास्ट ईयर देखी शुए, वो ये थी कि बहुत सारे मर्द हजरात भी देखे मैंने, और बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी थे जो कि सपोर्ट कर रहे थे ख़वातीन को। हमारे साथ इस वक्त मारवी अवान मौजूद हैं, उन्हें भी मारवी सरमद हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सॉरी, हम जिस पर बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है इस वक्त ख़वातीन से मुतालिक जब हम कुछ मसले डिस्कस करें, महक आपने भी इससे पहले जिक्र किया डॉक्टर्स बनने से मुतालिक, हम आगे चलकर इस पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि मारवी अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मारवी, जब हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक की और जब हम बात करें आज औरत मार्च से मुतालिक, तो हम सोच रहे थे, मैं डिस्कस कर रहे थे कि कुछ रोल तो शोबिज़ इंडस्ट्री का भी होना चाहिए इससे मुतालिक। आज हम हर दूसरे ड्रामे में जो ख़वातीन का रोल देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात कर लूँ बहन का, जिस तरह से एक बहन का रोल दिखाया जा रहा है ड्रामे में, मुतनाज़े किरदार दिखाए जा रहे हैं ड्रामों में, इसका भी तो एक इम्पैक्ट है सोसाइटी में। बिल्कुल, सिर्फ बहन का ही रोल नहीं, लेकिन ओवरऑल औरत को आप जिस भी रोल में देखेंगे उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है और वही प्रैक्टिस भी हो रहा है फिर हमारी सोसाइटी में। तो जितना हम एम्पावर्ड कर सकते हैं औरतों को मीडिया के ज़रिए, अपने ड्रामा इंडस्ट्री के ज़रिए, जो हमारे जो पॉजिटिव मैसेजेस हैं, अभी जो औरत मार्च में डिमांड्स हैं, उसके अलावा औरतों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो अपने मुंह पे वो अल्फाज, वो चीज़ें लेकर भी नहीं आ सकती हैं। तो ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मिल के इन चीज़ों को, इन हकीकतों को लोगों के घरों तक पहुँचाया जा सकता है और उनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में, ना उसमें कोई लड़ाई है ना झगड़े हैं, लेकिन बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज जाएगा बैठने वालों को, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे सोचने पे मजबूर कर देते हैं लोगों को कि ये रोल इस तरह था तो हमारे घर में भी ये रोल्स हैं तो ये इस तरह होने चाहिए। तो जितना उसमें पॉजिटिविटी होगी, जितनी औरत के जो एनवायरनमेंट है उसके लिए फ्रेंडली बनाया जाएगा, कंफर्टेबल बनाया जाएगा, उसको हर फील्ड में दिखाया जाएगा ड्रामों के जरिए, उसको सब कुछ करते हुए दिखाया जाएगा, उतना ही इम्पैक्ट हमारे जो लोग हैं वो लेंगे, उन मैसेजेस को अपनी जो है लाइफ में प्रैक्टिस करते भी हैं और करेंगे भी ज़रूर। ठीक है। अच्छा महविश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस तरह से पहले जिक्र भी हो रहा था कि मुतालबात हर दफ़ा रखे जाते हैं, लास्ट टाइम जो मुतालबात आप लोगों के थे उसके लिए भी क्या यही आप लोगों ने तरीका अपनाया था कि 90 दिन का वक्त है, अगर नहीं पूरे होंगे तो फिर हम दोबारा से सड़कों पे आएंगे, और क्या पूरे हुए थे उन 90 डेज़ में? ये लास्ट एक कोई और तरीका था, वो समझ में नहीं आया तो इस दफ़ा आप लोगों ने चाहा कि हम ये तरीका अपनाएं? एक्चुअली बात यह है कि बहुत सारे हमारे 15 मुतालबात हैं, 15 मुतालबात हैं हमारे, और हमारे मुतालबात ये हैं कि हम चाहते हैं कि जब वो पेट्रियार्कल वायलेंस को जब वो एंड किया जाए, जो वो पिदरशाही निज़ाम है, जो पिदरशाही वायलेंस है अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट ट्रांस पीपल, उसको जब वो उसको एंड किया जाए। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बन चुके हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, और हम चाहते हैं कि मतलब वो इम्प्लीमेंट हों, और हम चाहते हैं कि जब वो जो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो जो वायलेंट के जो विक्टिम्स होते हैं वो जब वो ना सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और जब वो क्योंकि उनको जब वो कोर्ट से और उनको जब वो इस सिस्टम से जब वो जस्टिस नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है। और वो औरतें जिनके पास जब वो रिसोर्सेज नहीं होती है उनको बहुत मसले होते हैं, और पाकिस्तान में 90% ऐसे केसेस हैं जो जब वो लोग रजिस्टर ही नहीं करते हैं, इस खौफ के मारे कि हमें कितना बैकलैश फेस करना पड़ेगा। और अक्सर विक्टिम ब्लेमिंग भी हमारी सोसाइटी में बहुत आम, जिसकी वजह से हम विक्टिम को जब वो ब्लेम करते हैं कि मतलब इसकी भी कोई गलती होगी, ये ऐसे कपड़े पहनी हुई होगी, ये ऐसे जा रही होगी, इसने ऐसा बोला होगा, इसकी भी गलती होगी, जबकि ऐसा नहीं है।
ठीक है मुनीज़ा, योर कमेंट ऑन दिस के जो ड्रामों का किरदार होना चाहिए ख़वातीन के रोल को लेकर, एक बहन के रोल को लेकर, एक बहू के रोल को लेकर, क्या वो सही तरीके से पोर्ट्रे हो रहा है आपकी नज़र में? क्योंकि ज़ाहिर है इस पर ये कमेंट दिया जाता है कि हमारी ही सोसाइटी में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको पर ड्रामाटाइज किया जाता है और दिखाया जाता है कि ये एक्चुअल में किरदार ऐसे हैं। डू यू एग्री विद दैट, या कि आपको लगता है कि थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा खींचा गया, बढ़ा के पेश किया गया औरत के किरदार को ड्रामा में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आई थिंक कि फर्स्टली नो डिसरिस्पेक्ट जिन्होंने ड्रामास लिखे हैं, लेकिन ये कि ये रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। हम अराउंड अगर देखें अपने औरतों के या हम फैमिली रिलेशनशिप्स भी जो दिखाई जाती हैं और जिस तरह से औरतों को दिखाया जाता है कि वो हर वक्त कुछ प्लॉट कर रही हैं या वो चालाक हैं, ये एक्चुअली रियलिटी से बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें हमारी सोसाइटी में औरतों को, तो औरतें हर रोल हैं, बहन में हैं, माँ में हैं, या इवन एज अ प्रोफेशनल एंड एन इंडिविजुअल, एज अ शहरी। तो इट वुड बी ग्रेट अगर उस तरीके के ड्रामास लिखे जाएं। और देखिए, ये भी कहा जाता है कि ऐसे ड्रामास चलते नहीं हैं या पैसा नहीं बनाते, लेकिन आई थिंक हम ये चेंज ट्रेंड देख रहे हैं। आई नो रिसेंटली देयर हैज बीन अ फ्यू ड्रामास एंड दे हैव बिकम पॉपुलर। तो ये कह के औरत को ये नो की तस्लील करना कि जी ये बिकेगा या इसकी रेटिंग ज्यादा हाई होंगी, हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और हमारा एक मुतालबा है कि एक जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी पेमरा बनाए आउट ऑफ द 15 पॉइंट एजेंडा, कि अगर इस तरीके का कोई ड्रामा हो जिसमें इस औरत के रोल को एक रिग्रेसिव तरीके से दिखाया जाए, तो पेमरा उस पर एक्शन ले। क्योंकि ये हमने देखा, ये एक रिसेंटली एक मामला इस तरह का रिपोर्ट भी हुआ कि जब बैगर माफिया से मुताल्लिक एक ड्रामा सामने आया तो पेमरा ने उस पर नोटिस लिया। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है वो नोटिस, वी रिस्पेक्ट दैट, बट ऐसे ड्रामे जिसमें खवातीन के जो रोल पर क्वेश्चंस उठते हैं, स्पेशली बहन, जब उसकी बात की तो वहाँ पर पेमरा शायद खामोश होता है। ये ज़्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म था ये। अब आप कह रहे हैं कि आपकी डिमांड भी है कि ऐसे मामलात को सही तरीके से देखना चाहिए, खवातीन की इज्जत पे हर्फ ना, और फिर ऐसे ड्रामों को पेमरा को नोटिस भी लेना चाहिए। अच्छा मारवी, आप मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों से जो औरत मार्च हो रहा है, आपको इससे कोई तब्दीली नज़र आ रही है खवातीन के हुकूक के मुतालबात में? यहाँ पर जो तब्दीलियाँ हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो बच्चियाँ जिनको पहले पता भी नहीं होता था कि उनके राइट्स क्या हैं, क्योंकि हम हमेशा यही बात करते हैं ना कि जी लॉस तो बन रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है घर में बैठी हुई औरत को कि उसके हुकूक क्या हैं, उसको कैसे क्या प्रोसीजर करना है, उसको कहाँ जाना है, कोर्ट कचहरी क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, इंटरनेशनल जो राइट्स हैं, यूनिवर्सल UDHR क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जी क्या उसके हैं 8 से 28 राइट्स क्या कहते हैं, वो औरत के लिए हैं भी या नहीं हैं। तो औरत मार्च से मैंने जो खूबसूरती देखी है, जो कि हर वक्त हमारे पास प्रोटेक्शन सेल्स में खवातीन से मिलना जुलना, इंस्टीट्यूशंस में जाना, बच्चियों को जो हम लोग अवेयर कर रहे होते हैं उसके हवाले से, तो एक बड़ा एक जोश और जज्बा नजर आया है जो हमें चाहिए था, जो कि पिछले सालों में नहीं था, जो कि घर पे बैठी हुई औरत को हमें समझ नहीं आता था उसको अवेयरनेस कैसे दें। अब तो उसको एक ईद के दिन की तरह मनाया जाता है कि जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, दिस इज अ वुमेन्स डे। अच्छा, औरत भी इंसान है, उसके भी ये राइट्स हैं। बाकी जहां तक हम तब्दीली की बात करते हैं, तब्दीली ओवरनाइट तो आ ही नहीं सकती। अभी हमें बहुत काम करना है, और सिर्फ मार्च ही नहीं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी हमारी और ज्यादा एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस की बात आप कर रही हैं, तो चूंकि मेरे जहन में एक पॉइंट है, मैं चाह रहा था मुनीज़ा से मैं उस पर कमेंट ले लूं। मुनीज़ा, क्या इस बार ऐसा नारा भी हम सुनेंगे कि निकाह नामे के मुख्तलिफ खानों पर कांटे लगाने बंद करो, और ख़वातीन को निकाह नामे से मुताल्लिक ज़रा बताओ, समझाओ कि वो क्या है, सिर्फ कबूल है कबूल है कबूल है नहीं, उन्हें उनके हक वो निकाह नामा देता है, लेकिन बड़े बड़े कांटे लगाए जाते हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। मुनीज़ा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी जी, बिल्कुल हमारे पार्ट ऑफ और अवेयरनेस कैंपेन भी है, और हमारे उसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जबरी शादी को ख़त्म करें, क्योंकि
हम देखते हैं कि बहुत से एरियाज में हमारे मुल्क में फोर्स मैरिजेस होती हैं, औरत लड़की की कंसेंट नहीं ली जाती, और अगर 18 साल से उम्र लड़की बच्ची की है तो उसकी तो बिल्कुल ही कंसेंट एक्चुअली लीगल है अंडर 18 मैरिज नाउ सिंध में। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, और हम इस मुतालबे के साथ खड़े हैं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट महविश आपसे लेना चाहूंगा। एक क्रिटिसिज्म होता है औरत मार्च को लेकर, हर साल होता है जब भी खवातीन ये प्ले कार्ड उठा के बाहर निकलती हैं, क्रिटिसिज्म उनकी तरफ से होता है जो ये राय रखते हैं, ये सोच रखते हैं कि देयर इज अ फॉरेन फंडिंग एलिमेंट फॉर दिस औरत मार्च। कैसे इसको नेगेट करती हैं और क्या जस्टिफिकेशन देती हैं? कोई फॉरेन फंडिंग नहीं होती है। हम जब वो बहुत मेहनत करते हैं, हम जब वो इसके लिए मतलब अपनी जेबों से पैसे दे रहे होते हैं, और हमें कहीं से कोई फॉरेन फंडिंग वगैरह नहीं आती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे और इस पिताशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, जो कि जब वो सदियों से और बरसों से चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी जब वो अपने हक के लिए खड़ा हो, अगर कोई भी मजलूम हो, आप उसके साथ ज़्यादती हो रही हो और कंटिन्यूस वो ज़्यादती बर्दाश्त कर रहा हो और वो चुप रहे, तो जब वो जो जाती करने वाला होता है उसको कोई एहसास नहीं होता। मगर जिस वक्त वो उठ के खड़ा हो जाता है और वो जाति के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जो जाति करने वाला होता है उसको बुरा लगता है, और बस यही होता है। इसी वजह से यानी जो क्रिटिसिज्म करता है, आपको लगता है कि वो शख्स है जो ज्यादती करता है, वो शख्स है जिसको लगता है कि ये जो बात हो रही है वो मुझे हिट कर रही है। और फिर जो औरत मार्च के इनकाद का शायद एक पहलू ये भी है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि घर में बैठी हैं, उनकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके से ये औरत मार्च किया जाता है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मुनीज़ा अहमद, महविश फातिमा और मारवी अवान मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और औरत मार्च का जैसे मैंने कहा ना कि पिछले साल की खूबसूरती, तो मुझे लगी कि मर्द भी। आप जाएंगे आज? जाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी जाऊंगी फिर आपके साथ। प्ले कार्ड उठाएंगे? उठाऊंगी। ठीक है जी। महक का नारा आज होता है क्या, ये बताएंगे आपको कल के शो में। लेकिन एनीवेज, जब हमने कुछ देर पहले बात की लेडी डॉक्टर से मुताल्लिक, तो मसला ये है कि बहुत मेहनत करती हैं हमारी लड़कियां, बहुत मेहनत से पढ़ती हैं, बहुत काबिल होती हैं, बहुत स्मार्ट होती हैं, और उसके बाद जब वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करती हैं, उसके बाद मैक्सिमम जो मामलात ख़राब होते हैं, जो प्रैक्टिस ना करने की वजह सामने आती है, वो होता है शादी हो जाना, और घर की जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। लेडी डॉक्टर ज़ाहिर है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और उसकी कमी से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो परेशान है। लाहौर से दानियाल उमर ने इससे मुतालिक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मेडिकल के शोबे में तालिबात हैं 70%, मगर प्रोफेशन में जाने वाली 20% से भी कम हैं। मेडिकल की तालिबात के मुताबिक घरेलू जिम्मेदारियां और समाजी मसाइल काम ना करने की बड़ी वजूहात हैं। लड़की है, उसने घर भी देखना है, खाना भी पकाना है, या खाना भी मैनेज करना है, अपना घर देखना है, अपने बच्चे देखने, तो एक बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। I've been lucky enough कि मैंने यूके में काफ़ी अर्सा काम किया है। वहाँ पे आपके पास डे केयर सेंटर्स भी देर तक खुले होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होती हैं बेबी सिटर्स की, जो कि चेक्ड होती हैं, पुलिस चेक्ड होती हैं, तो आप सेफली उनके साथ अपना बच्चा छोड़ सकते हो। वैसा सेटअप यहाँ कोई है नहीं, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है डॉक्टर से कि हम वो वाला आउटपुट दें जो बाहर के मुल्कों की डॉक्टर्स देती हैं, और फैसिलिटीज हमें कोई प्रोवाइड नहीं की जाती। सीनियर डॉक्टर्स इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हैं। उनके मुताबिक जरूरत के बावजूद मुख्तलिफ अस्पतालों में खवातीन डॉक्टर्स मैसर नहीं। कई दफा मुझे आगे कहती हैं कि मैडम हमसे नहीं मैनेज हो रहा, हम रिजाइन करना चाहते हैं, या मैं उनको समझाती हूँ कि रिजाइन ना करो, ब्रेक ले लो, 2 महीने 3 महीने की ब्रेक ले लो, अपनी चीजें सेटल करा लो, अपनी ट्रेनिंग को फ्रीज करा लो उतनी देर के लिए, एंड देन यू कम बैक। अगर आपने 2 साल बाद मेडिकल करियर छोड़ दिया, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप यू कैन मेक अ कम बैक। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत खवातीन डॉक्टर्स की मुश्किलात में कमी के लिए इक़दामात कर रही है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे वाली को ड्यूटी करें, और बहुत सारी ड्यूटियां हैं, और उसके ऊपर हम काम करने लगे हैं कि हम किस तरह खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ इन्वॉल्व करें। जैसे बेसिक साइंसेज हैं, उसके अंदर किस तरह इन्वॉल्व करें, वो स्पेशलिटीज़ जिसमें उनको रात को बच्चों को छोड़ के ना आना पड़े। पाकिस्तान में हर साल 13,000 से ज़ायद स्टूडेंट मेडिकल में दाखिला लेते हैं, जिनमें से ज्यादा तादाद लड़कियों की होती है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।
तो जनाब, पाकिस्तान में मेडिकल में जाने वाली खवातीन की बड़ी तादाद इस शोबे का इंतखाब अब नहीं कर पा रही। घरेलू और समाजी मसाइल की वजह से वो मेडिकल का शोबा छोड़ चुकी हैं। समा के नुमाइंदे दानियल उमर ने प्रोफेसर जावेद अकरम से खुसूसी गुफ्तगू की, उनका इंटरव्यू लिया, आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त तकरीबन 75% लड़कियाँ हैं मेडिकल कॉलेजेस में और 25 से 30% लड़के हैं। और एक्सेप्ट के ऑब्वियसली वो कॉलेजेस जहाँ जो मखसूस हैं औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। हमारी एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें देखा ये गया था कि तकरीबन 78% जो लड़कियां हैं ये काम नहीं करती चौथे साल जाके अपने ग्रेजुएशन के बाद। और इसमें डेंटिस्ट भी शामिल हैं और MBBS डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो उनमें से तकरीबन आधे के करीब 45% काम करना चाहती थी। उनका बॉटल नेक ये था कि वो करना चाह रही थी, उनके हस्बैंड नहीं करने दे रहे थे काम, या उनके ससुर या सास या कोई ऐसा प्रेशर था इन लॉज का जो उनको नहीं काम करने दे रहा था। और जब उनसे पूछा गया जिनका प्रेशर था, चाहे वो हस्बैंड था चाहे सास ससुर था, कि आप क्यों नहीं काम करने देते, तो उनका कहना ये था कि देखें मियाँ चला जाता है बैंक में या किसी जॉब पे चला जाता है तो ये भी चली जाएगी तो बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। सो उस वक़्त परसेप्शन ये था कि मदरहुड वुड सफ़र, कि मदरहुड की क्वालिटी कम हो जाएगी अगर माँ वर्किंग वुमन होगी। तो हमने ये सोचा कि शहरों को और देहात को लिया और मस्जिद को सेंटर पॉइंट लिया उस स्टडी में, और हर 5वें हाउस होल्ड में गए मैं और मेरे स्टूडेंट्स। तो हमने उनका स्कूल परफॉर्मेंस देखी, बच्चों की स्कूल फॉल आउट रेट देखा, ग्रोथ देखी, उनके हीमोग्लोबिन देखा, यानी कि हेल्थ पैरामीटर्स भी देखे। इंटरेस्टिंगली उस स्टडी में, और ये स्टडी पब्लिश भी हुई इंटरनेशनली, ये देखा गया कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे स्कूल में और उनके बच्चों के हेल्थ पैरामीटर्स भी बेहतर थे। और उसकी बड़ी वजह बड़ी ऑब्वियस है कि ज़्यादा पैसा घर पे आ रहा था, मियाँ भी कमा रहा था, बीवी भी, तो बच्चों को बेहतर तालीम और बेहतर न्यूट्रिशन दी जा सक रही थी। जो वर्किंग वुमेन है वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रही थी, वो जल्दी उठती थी और थोड़ा सा लेट सोती थी और वो टेलीफोन पे उसका टाइम भी कम होता था। अब ये वर्किंग वुमेन में कपास चुनने वाली भी औरतें हो सकती हैं, बैंकर्स भी हो सकती हैं, लॉयर्स भी और डॉक्टर्स भी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको हमने बहुत ही पब्लिसाइज़ करने का कोशिश किया कि ये जो परसेप्शन है किसी तरह डिस्पेल हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम माइंडसेट चेंज कर सके हैं। इस वक्त अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 65 लाख रुपया पब्लिक सेक्टर का, यानी कि मेरा और आपका और आपके नाजरीन का पैसा लगता है एक पब्लिक सेक्टर में जब हम डॉक्टर बनाते हैं। 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट कंटेस्ट करता है इन कोई 15,000 से 20,000 सीटों के लिए। तो आप इमेजिन करें कि इतनी मेहनत, इतना पैसा, सारा कुछ लगा के वो सिर्फ बर्तन अच्छे धो ले या कपड़े अच्छे इस्त्री कर ले तो वो नाकाफ़ी होगा। एक तरफ हमें डॉक्टरों की कमी है, लेडी डॉक्टर्स की शदीद कमी है, और एक तरफ हम डॉक्टर बना के उनको काम नहीं करने दे रहे। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।